with the question. स्क्रीन आपके सामने शेयर्ड है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखो जी, चेक करा देता हूँ मैं आप लोगों को। दिस इज 2005, ठीक है। 2005 का दोस्त सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, ये 2005 का पेपर है था। चलो क्वेश्चन उठाते सबसे पहले। चलिए, ये रहा हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। बहुत ध्यान से प्लीज पढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेटा स्क्रीन मुझे बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे को आंसर्स भी इसी में लिखने हैं। आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। कहता है आंसर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है ये इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए 4 आंसर दीजिए। कंसीडरिंग अ कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज इकोनॉमी, मिला है सबको? Considering a competitive exchange economy with 2 agents 1 and 2 and 2 goods X and Y। अब जब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। 2 गुड इकोनॉमी है, X और Y 2 गुड्स है और 2 ही एजेंट्स हमारे पास है। एजेंट्स 1 एंडोमेंट इज 100,100। एजेंट 1 की जो एंडोमेंट है बच्चे दैट इज 100,100, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एजेंट 2 की जो एंडोमेंट है दैट इज 50,0। दोनों के एंडोमेंट हमको गिवन है। एलोकेशन जो है एजेंट आई का एलोकेशन XI/YI, वेयर XI इज हिज एलोकेशन ऑफ X एंड YI इज द एलोकेशन ऑफ Y। कहने का मतलब क्या है दोस्त, अगर एजेंट 1 है, एजेंट 1 का जो एलोकेशन होगा उसे कैसे लिखेंगे? X1 Y1, और एजेंट 2 के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग? X2 Y2, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। अब आगे देखो क्या कहता है आपको। एजेंट्स A ऑब्जेक्टिव इज टू चूज दिस X1 Y1 टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। उसका यूटिलिटी फंक्शन दोस्त आपको गिवन है मिनिमम फंक्शन की फॉर्म में। किसमें गिवन है बच्चे? मिनिमम फंक्शन की फॉर्म में आपको गिवन है दोस्त। एजेंट 2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी ऑब्वियसली यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, और उसका जो आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है वो X2 प्लस Y2। तो एजेंट 1 का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है आपको साफ साफ, और एजेंट 2 का हमको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दिख रहा है ना, ऐसा ही है ना। एजेंट 1 का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है और एजेंट 2 का हमको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दोस्त रीड करिए फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है। देखो जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कहता है यहाँ पे। अब रीड करने की जब बारी आती है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लीज सुनना ध्यान से। एन एग्जाम्पल, साफ साफ पूछा दोस्त उसने एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन ऑफ दिस इकोनॉमी। कहते हैं इस इकोनॉमी में अगर आपको कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, दोस्त देखो उसने पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन की बात नहीं करी, वो सेकंड क्वेश्चन में करेगा पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन की बात। तो आपको पता होगा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कहते कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इस इकोनॉमी के लिए कैसे आएगा। दोस्त देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस का पेपर है जिसमें 17-18 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं। तो एक क्लास के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा ईच एंड एवरी राइटिंग लिख के, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने खुद सॉल्व कर लिए, आज ही बैठ के सारे क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करे हैं। सॉल्व तो पहले थे, मतलब इस PDF में कन्वर्ट कर दिए हैं मैंने उठा के। तो मैं वहां से एक एक लाइन को बताऊंगा। देखो दोस्त, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर दूंगा इसका मतलब वो मैंने लिख दी, जिस चीज को हाईलाइट नहीं किया मतलब मैंने तो रीड ही नहीं किया, ठीक है। हर चीज हमें हाईलाइट करनी, ईच एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देना है, ठीक है दोस्त। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्त, प्लीज लुक एट द बोर्ड स्टैंड फॉर लुक एट द स्क्रीन प्लीज। आदत है ना वो बोर्ड पे पढ़ा के लुक एट द बोर्ड कहने की। चलिए जी, आपको एजेंट 1 की एंडोमेंट गिवन है, कहता हाँ जी। एजेंट 2 की एंडोमेंट गिवन है, हाँ जी। एजेंट 1 का यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, एजेंट 2 का यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब एजेंट 2 के लिए हम सीधा इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते, सुनिए ध्यान से। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एजेंट 2 के लिए यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। उसका डिमांड फंक्शन क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन कि MRS में और प्राइस रेशियो में इनइक्वालिटी क्या है ना।
वो डिपेंड करता है कि वो सारा x लेगा या सारा y लेगा या कोई कॉम्बिनेशन लेगा, डिपेंड्स वेदर द MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, लेस देन या इक्वल टू है। तो प्राइस रेशियो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन एजेंट 1 की अगर हम बात करें, एजेंट 1 के यूनिक डिमांड फंक्शंस होंगे, ऑब्वियसली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इसके यूनिक डिमांड फंक्शन होंगे। और हमको सबको पता है यूटिलिटी फंक्शन अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो हमारे पास जो डिमांड फंक्शन होता है, एक्स का डिमांड फंक्शन दोस्त क्या होता है बताइए, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मनी इनकम अपॉन में, बताइए क्या होता है, P1 प्लस P2 इनटू में A अपॉन B। ऐसे होता है नहीं होता, कहते सर याद है। तो यहाँ पे मनी इनकम का मतलब मनी इनकम ऑफ एजेंट ए, तो मनी इनकम ऑफ एजेंट ए, और इस गिवन यूटिलिटी फंक्शन में आप देखेंगे तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट्स भी 1 1 है, तो ए और बी की वैल्यू 1 है। तो हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन होगा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में, जो यूटिलिटी फंक्शन होगा वो होगा मनी इनकम ऑफ एजेंट ए अपॉन में प्राइस 1 प्लस प्राइस 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एक बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ जी, एक एक स्टेप बाय स्टेप। अब मनी इनकम कैसे आती है, जो उसकी एंडोमेंट है ना, एंडोमेंट 1 एंडोमेंट 2 कितनी 100 है, तो 100 इंटू P1 प्लस में 100 इंटू P2, ये देखो जी, तो इसके वैल्यू ऑफ एंडोमेंट यानी कि मनी इनकम आ गई, अपॉन में P1 प्लस P2, 100 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया हम लोगों ने यहाँ से, तो हमारे पास ऊपर ही बच गया P1 प्लस P2, नीचे बच गया P1 प्लस P2। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एजेंट 1 के लिए गुड एक्स की जो डिमांड आई है दैट इज 100 यूनिट्स। एम आई क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कहते सब बिल्कुल समझ में आ रहा है। सिमिलरली एजेंट 1 के लिए गुड वाई की डिमांड भी आप निकाल सकते हैं। हाँ जी, सिमिलरली एजेंट 1 के लिए आप गुड वाई की डिमांड भी निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा ना, फॉर्मूला क्या होता है वाई के लिए, m अपॉन में P1 इंटू में B अपॉन A प्लस में P2। ये फंक्शन थे A अपॉन B, बचे हमारे पास 1 1 है तो मैटर नहीं करता, तो मनी इनकम अपॉन में प्राइस का एडिशंस लगेगा। तो उस पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ का आंसर भी सेम आएगा 100 यूनिट्स। तो एजेंट 1 का जो इक्विलिब्रियम आया है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम दैट इज 100, 100, दैट इज 100, 100। ये बात समझ में आ गई सबको? भाई एक मैसेज आया अभी एक बच्चे का कि सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है? दोबारा से एक्सप्लेन करते, तो दोबारा से कोई बात नहीं बेटा, एक्सप्लेन कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एजेंट्स के एंडोमेंट्स आपको गिवन है, दोनों एजेंट्स के यूटिलिटी फंक्शन आपको गिवन है। एजेंट 2 के लिए अगर आप देखेंगे, एजेंट 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए इक्विलिब्रियम क्या आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन MRS एंड द प्राइस रेशियो। वी डोंट नो द प्राइस रेशियो हियर। तो हमने कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एजेंट 1 के लिए निकालना स्टार्ट किया। एजेंट 1 के लिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए वी नो द यूनिक डिमांड फंक्शन, उन डिमांड फंक्शंस को यूज करके हमने सिंपली यहाँ पर बच्चे अपना इक्विलिब्रियम आउटपुट डिमांड फंक्शंस की हेल्प से निकाल दिया, कितना कितना इसको कमोडिटी चाहिए, दैट इज 100, 100। अब मुझे ये बताइए टोटल गुड वन से गुड एक्स मतलब टोटल एक्स कितना अवेलेबल है इकोनॉमी में? हाँ जी, एक्स टोटल कितना अवेलेबल है, 100 प्लस 50 दैट कम्स टू 150, और वाई टोटल कितना अवेलेबल है हमारे पास, 100 प्लस 0 दैट कम्स टू 100। तो इस 150 में से 100 तो इसी ने ले लिया, और 100 वाई में से 100 ले लिया। तो एजेंट 1 के लिए तो ये अगर डिमांड फंक्शन है तो एजेंट 2 का रेजिडुअल होगा। एजेंट 2 का रेजिडुअल कितना होगा भाई, 150 टोटल है, 150 में से 100 लेस कर दिए गुड एक्स का, दैट कम्स टू 50, और गुड वाई 100 टोटल है, उसमें 100 ले लिया तो दैट कम्स टू 0। तो एजेंट 1 के लिए हो गया 100, 100, और एजेंट 2 के लिए हो गया 50, 0। ठीक है, एक बार आंसर्स की तरफ चलते चेक करते हैं कि कौन सा आंसर इसको सूट करेगा। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपको दिखाई देगा दोस्त, डी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 100, 100 और 50, 0। दोस्त देखो ये है समझाने का तरीका। अगर मान लो मैं एग्जाम लिखने जाऊं और मेरे को आता भी है, मैं इतनी लंबी कहानी नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई शॉर्टकट ढूंढूंगा आंसर निकालने का। कहता क्या शॉर्टकट ढूंढोगे?
शॉर्टकट समझिए दोस्त, देखो कभी कभी शॉर्टकट्स सीखने का मौका मिलता है, आंसर तो कहीं भी सीख जाओगे। हमको बहुत अच्छे से पता है कि एजेंट वन का जो यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज मिनिमम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, और इसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो होती है x1 इज इक्वल टू y1, जैसे a x1 इक्वल टू b y1 होती है, लेकिन यहाँ पे a x और b y तो है ही नहीं, a और b हटा है, तो जितना x है उतना y होगा। वट एवर द डिमांड फंक्शन, जो भी आंसर्स निकल के आएंगे x और y बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। ये चार ऑप्शन गिवन है, ये जो चार ऑप्शन गिवन है इसमें कहां पर दोनों जगह बराबर, देखो क्या ए ऑप्शन में 100,50 बराबर है, कहते नहीं। या 125 100 बराबर है, कहते नहीं। 50,50 सी वाले में बराबर है ना। तो ए और बी तो इसके वैसे ही रिजेक्ट हो गए हैं, ए और बी तो इसमें वैसे ही रिजेक्ट हो गए, सिर्फ बचा क्या हमारे पास 50,50। अब एक बात समझिए ध्यान से, जब इस बंदे ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो इनिशियली इसके पास क्या है 100,100। इफ यू आर एजेंट वन 100,100 आपके पास ऑलरेडी एंडोमेंट है, तो ट्रेड करने में दोनों का बेनिफिट म्यूचुअल होना चाहिए ना, या एटलीस्ट एक सेम रहे तो दूसरे का बेनिफिट होना चाहिए, किसी का नुकसान तो नहीं करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हम अज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा है तो बेटर है। तो 100,100 से विल एजेंट वन विल एक्सेप्ट, क्या ये 50,50 को एक्सेप्ट करेगा क्या, कहता नेवर। तो ये सी ऑप्शन भी वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो द रेजिडुअल ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज डी। दोस्त ये शॉर्टकट्स हैं, लेकिन शॉर्टकट्स आप नॉर्मली इग्नोर करिए, टाइम शॉर्ट है तो अलग बात है, अदरवाइज हमने सॉल्व करके देखा तो भी हमको पता लगा कि आंसर डी ही आने वाला है, और शॉर्टकट मार के देखा ए और बी रिजेक्ट हो गए बिकॉज वहां पे x1 इक्वल्स टू y1 की कंडीशन फुलफिल नहीं है। सी इससे रिजेक्ट हो गया कि वहां पे एजेंट वन जो है वो अपने वर्स ऑफ पे जा रहा है, वाई शुड ही ट्रेड, वो करेगा, और कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है ना यार, वो क्यों करेगा ट्रेड, वो करेगा ही नहीं, कहता भैया मैं जहां बैठा हूँ मैं वहीं बैठ रहा हूँ, आई विल नॉट ट्रेड एट ऑल। तो वो 50,50 पे तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, है ना। तो ओनली आंसर लेफ्ट इज डी, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है जी। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, यहां तक को डाउट है जी किसी को? हाँ जी, मेरे पास मैसेज आया, सर कैन यू प्लीज शेयर द पीडीएफ आल्सो। हाँ, इस सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, नथिंग टू वरी। सुनिए बस आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन एग्जाम्पल, अगेन वो वर्ड यूज कर रहा है जी, एग्जाम्पल ऑफ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन फॉर दिस इकोनॉमी। कहते हैं इस इकोनॉमी का परेटो एफिशिएंट एलोकेशन बताइए। दोस्त देखो, एक सेकंड में भी चाहूं तो क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ, दूसरा सेकंड ही लगना है मेरे को, लेकिन आपको समझाना है इसलिए थोड़ा देर लगाऊंगा। दोस्त अब बात आ रही है परेटो एफिशिएंट एलोकेशन का एग्जाम्पल बताना है। अगर हम इस एजवर्थ बॉक्स की बात करें, देखो एग्जाम में आपको कोई नीड नहीं है एजवर्थ बनाने की, मैं शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता दूंगा, वैसे खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताइए, एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला है, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला, इसमें परेटो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट कर्व कैसे आता है? तो यहाँ पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर्व निकालेंगे दोस्त, क्वेश्चन 2 के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो आएगा, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला है उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ax इक्वल्स टू by, उसके हिसाब से आ जाए। कहता है हाँ जी, तो दिस इज x1 इज इक्वल्स टू y1 इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, यही तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। कहता हाँ जी, तो इसी पे जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स होंगे। कहता बिल्कुल होंगे, ठीक है। आओ समझना एक बार ध्यान से दोस्त, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन 2 देखिए, तो उसमें यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई है, ठीक है, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, एक बार देखिएगा। ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ एजेंट 1 है, ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ एजेंट 2 है। टोटल x जो है दैट इज 150 यूनिट्स, और टोटल y जो है दैट इज 100 यूनिट्स। तो एजेंट 1 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो x1 इज इक्वल्स टू y1, तो 0 0 1 1 2 2 टिल 100 100, बिकॉज y तो सिर्फ 100 ही है, तो ये जो जाएगा ये 100 तक मैक्सिमम जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं वो यहाँ तक ऐसे आ जाएगा।
तो रेड कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, हाँ जी, जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, दे ऑल आर द पेरेटो एफिशिएंट आउटकम्स। ये सारे के सारे पेरेटो एफिशिएंट है। कहता हाँ जी बिल्कुल पेरेटो एफिशिएंट है। इतनी बात सबको समझ में आती है? कहता हाँ जी समझ में आती है। तो अगर मैं अब वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, देखिए प्लीज, क्वेश्चन पे मैं वापस आ गया। क्वेश्चन पे जैसे वापस में आया, अब यहाँ देखिएगा, पहले डी पार्ट 50, 100 उस पे लाया नहीं, बिकॉज इक्वल x1 इक्वल्स टू y1, 125, 75 ना, 125, 100 ना। तो व्हाट ऑप्शन इज लेफ्ट? ओनली ऑप्शन ए। तो 50, 50 और 100, 50। तो ए पार्ट, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। और मैं चाहता तो ये एजवर्थ बॉक्स नहीं भी बनाता, सिंपली भी बता देता आपको, और आपको पता भी लग जाता। कैसे भाई? x इक्वल्स टू y की कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो सिर्फ ए ऑप्शन ही मीट कर रहा है और कोई मीट ही नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है जी। ठीक है जी, यहां तक सब कुछ क्लियर है जी? हाँ जी। बेटा एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आपकी आवाज कम आ रही है। क्या मेरी आवाज कम आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी, क्या मेरी आवाज कम आ रही है दोस्त आप लोगों तक? यस और नो? बेटा मैसेज आ रहे, यस मतलब कि वॉइस इज क्लियर। ठीक है जी बेटा, मैसेज जो भी मैसेज आ रहे हैं निष्ठा जी, मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे चैट डिसेबल करी हुई है मैंने, यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से हम किसी को बोलने की परमिशन नहीं देते। चलिए एनीवेज, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, और ये सेमेस्टर 4 में भी आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आपको एग्जाम्पल देना किसका? कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर दिस इकोनॉमी। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस आपको निकालना आता है? कहता है सर निकालना आता है। नहीं आता तो मैं याद दिलाता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन में मैक्स फंक्शन हो या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो, ठीक है, तो वहां पे केसेस बनते हैं। कहते हैं केसेस क्यों बनते हैं? बिकॉज प्राइस रेशियो और एमआरएस के बीच में इनइक्वालिटी क्या होगी, उससे हमारा इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो जब भी एजेंट 2 के यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लगा हुआ है, तो अगर एक भी एजेंट का कंडीशनल वाला होता है कि जिसकी यूनिक डिमांड फंक्शंस नहीं है, तो हम सारे केसेस कंसीडर करते हैं। हम सारे केसेस कंसीडर करते हैं कि एमआरएस ग्रेटर देन प्राइस रेशियो है तो क्या होगा, लेस देन प्राइस रेशियो है तो क्या होगा, इक्वल टू प्राइस रेशियो है तो क्या होगा। वो सारी चीजें हमको यहाँ पर भी कंसीडर करनी है। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। आई विल नॉट रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, एक बार में समझ लीजिए प्लीज। देखिए हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे एंडोमेंट 1 है, एंडोमेंट 2, दोनों एंडोमेंट्स आपको गिवन है। ठीक है जी, किसी भी एक प्राइस को आप न्यूमरेटर मान लेते हैं। हाँ, गुड 1 के प्राइस को या गुड 2 के प्राइस को, किसी भी एक प्राइस को न्यूमरेटर मानते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे गुड 2 के प्राइस को न्यूमरेटर मान लिया। लेट प्राइस 2 बी इक्वल टू 1, आइडेंटिटी लगा दी। इतना आप सब जानते हैं, जिस प्राइस को न्यूमरेटर मानते हैं इक्विलिब्रियम दूसरी मार्केट में एस्टैब्लिश करते हैं। तो अगर आप गुड 2 की मार्केट में न्यूमरेटर का कंसेप्ट डाल रहे हैं, तो गुड 1 की मार्केट में हमको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है। तो इक्विलिब्रियम इन मार्केट ऑफ गुड 1 कैसे लगेगा? जब गुड 1 की टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यस और नो? तो टोटल डिमांड टोटल सप्लाई बराबर, टोटल सप्लाई गुड 1 की कितनी है? 100 1 के एजेंट 1 के पास है, 50 एजेंट 2 के पास है, टोटल कम्स टू 150। तो ये टोटल सप्लाई होगी इतनी, और दोनों के डिमांड फंक्शन जो भी होंगे x1 और x2, तो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 150। एजेंट 1 का डिमांड फंक्शन यूनिक है, m अपॉन में p1 प्लस p2। एजेंट 1 का डिमांड फंक्शन यूनिक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, दैट इज m अपॉन में p1 प्लस p2। बट एजेंट 2 का डिमांड फंक्शन क्या होगा ये हमको नहीं पता। इट डिपेंड्स ऑन द केस कि एमआरएस और प्राइस रेशियो के बीच में क्या इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों केसेस डिस्कस करने वाले, बड़े ध्यान से प्लीज एक एक करके देखते हैं। पहला केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एमआरएस जो है वो बड़ा है प्राइस रेशियो से।
अगर MRS बड़ा है, एजेंट 2 के लिए पहले बात करें ना, एजेंट 2 के लिए जिसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इफ MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, क्या बोलता है, मैं सारा पैसा एक्स पे खर्च करूंगा, ही विल कंज्यूम ओनली एक्स, तो व्हाट विल डिमांड फंक्शन, मनी इनकम अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स, मनी इनकम अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स, तो मनी इनकम ऑफ बी अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स, मतलब P1 आ गया। इसका एंडोमेंट क्या है, इसका एंडोमेंट है 50,0, एजेंट 2 का एंडोमेंट क्या है 50,0, तो मनी इनकम कितनी होगी 50 इंटू P1 प्लस 0 इंटू P2, 0 इंटू P2 हट जाएगा, तो 50 P1 विल बी द मनी इनकम, तो 50 P1 इसकी मनी इनकम होगी डिवाइड बाय P1, तो यहाँ पे हमारे पास X2 जो आ गया वो 50 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एजेंट 1 के पास आते हैं, एजेंट 1 से पूछते भैया तू बता तेरा डिमांड फंक्शन क्या है, तो इसका डिमांड फंक्शन तो वही है हमारे ऊपर पढ़ के अभी आए हम लोग, है ना, क्या M अपॉन में P1 प्लस P2, और मनी इनकम कितनी होगी 100 P1 प्लस 100 P2, इसके एंडोमेंट 100,100 है, तो 100 P1 प्लस 100 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2, तो ये इसकी मनी इनकम डिवाइड बाय एडिशन ऑफ प्राइसेस, इसमें से आपने 100 को कॉमन निकाल दिया, ठीक है जी, और P2 की वैल्यू तो 1 आप पुट कर ही सकते हैं, सॉल्व करके ये इक्वेशन को सॉल्व किया, P2 की वैल्यू 1 रखी बस हमने, यहाँ पे हमारे पास 100 आ गया। अब एक बात सुनिए, तो X1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 100, X2 की वैल्यू कितनी आई है 50, बताइए क्या मार्केट कंडीशन इक्विलिब्रियम की फुलफिल कर गई, कहता है 100% फुलफिल कर गई सर, टोटल डिमांड इक्वल टोटल सप्लाई, एंड टोटल सप्लाई कितनी है हमारे पास 150, तो ये जो कंडीशन हमारे पास है 100 प्लस 50 की, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करती है, तो केस 1 इज ओके विद अस, तो प्राइस रेशियो यहाँ से निकल सकती है, MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो यहाँ से निकल जाएगी, क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम आंसर रोक देंगे, अब हम इसको आगे सेकंड केस की तरफ लेके चलते हैं। केस नंबर 2 पे दोस्त देखो हम जा रहे हैं, केस नंबर 2 सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ। केस नंबर 2 पे जब हम जाएंगे, अब हम कहते हैं इफ MRS इज लेस देन प्राइस रेशियो, दोस्त देखो MRS की इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो भी है, ये सारी कहानी किसको चेंज करवाएगी, एजेंट 2 के डिमांड फंक्शन को, बिकॉज उसका कंडीशनल है। एजेंट 1 जो है वो तो यूनिक डिमांड फंक्शन के साथ बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या प्राइस रेशियो है, उसका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो तो अपना सेम डिमांड फंक्शन लगाएगा M अपॉन में P1 प्लस P2, और सेम कैलकुलेशन से उसका आंसर तो सेम आएगा बच्चे 100, जो केस 1 में आंसर आया वो सेम ही आएगा केस 2 में भी, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका यूनिक डिमांड फंक्शन है। फर्क किसको पड़ेगा, एजेंट 2 को। एजेंट 2 के लिए अगर हम बोलेंगे इफ MRS इज लेस देन प्राइस रेशियो, इफ MRS इज लेस देन प्राइस रेशियो, तो कंज्यूमर विल स्पेंड एंटायर ऑफ हिज इनकम ऑन गुड 2 ओनली, वो सारा पैसा गुड 2 पे खर्च करेगा, तो गुड 1 की डिमांड कितनी हो जाएगी 0, तो एजेंट 2 X कितना खरीदेगा 0 खरीदेगा, कहते बिल्कुल समझ में आ गया। क्या 100 प्लस 0 150 के बराबर है विच इज टोटल सप्लाई है, कहता नहीं है सर, तो यानी गुड X की मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा इस केस के अंदर, तो दिस केस इज रिजेक्टेड, तो ये वाला केस हमारा नहीं हो सकता। केस 1 एक्सेप्ट किया था, केस 2 हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। एम आई क्लियर इन दिस। फिर चलते हैं दोस्त हम लोग केस नंबर 3 के ऊपर, देखिए ध्यान से केस नंबर 3 क्या कहते हैं। केस नंबर 3 कहता है अगर MRS प्राइस रेशियो के बराबर हो, अगर MRS आपका प्राइस रेशियो के बराबर है, एजेंट 1 को तो आज ही फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आज भी 100 यूनिट जो पहले करके आया वो सेम लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम अपनी यूनिट्स लेगा। एजेंट 2 की अगर बात करें, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जिसके लगा हुआ है, उसको आप बोलोगे कि अगर MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, हाउ मच यू विल कंज्यूम फॉर यूनिट्स ऑफ एक्स, वो कहेगा एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन, एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन, इसका मतलब 0 से लेके एक्स इंटरसेप्ट, 0 से लेके x इंटरसेप्ट, 0 से लेके x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज व्हाट m अपॉन में p1, तो 0 से लेके m अपॉन p1 तक कोई भी नंबर ले लेगा, तो उसका डिमांड फंक्शन 0 से लेके m अपॉन p1 तक कुछ भी हो सकता है, और m अपॉन p1 इसके लिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 50 यूनिट्स, है ना, 50, तो 0 से लेके 50 तक वो कोई भी नंबर x का ले सकता है। इज इट क्लियर? या आपने यार सेमेस्टर्स में पढ़ा हुआ है ना, if MRS goes to price ratio then any point on the budget line is optimal choice, तो x की डिमांड कितनी कर सकता है 0 से लेके मैक्सिमम तक, मैक्सिमम क्या है m अपॉन में p1। अब देखना प्लीज ध्यान से यहाँ पे, तो हमको मार्केट कंडीशन लगाने इक्विलिब्रियम की x1 प्लस x2 इज 150, x1 यूनिक है 100, ये अपनी जगह फिक्स है 150, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में मैं क्या भरूं 50 भरना पड़ेगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरूं बचे 50 भरना पड़ेगा,
क्या 50 यहाँ पर अवेलेबल है? कहता है यस, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर मेरे को मार्केट एक्स में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है तो 100 प्लस डैश इज इक्वल टू 150, डैश के बदले मुझे 50 चाहिए। क्या 50 एजेंट 250 डिमांड कर सकता है? यस, इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ही कैन डिमांड 50। तो ये केस भी एक वायबल केस है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दो केसेस में प्राइस रेशियो हमारी निकल सकती है। कौन कौन से दो केस? MRS greater than price ratio. First case MRS greater than price ratio, and third case MRS equals to price ratio. MRS greater than price ratio and MRS equal to price ratio। ठीक है जी, दो केसेस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को लगा सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? अब एक बात सुनेगा प्लीज। देख लो बेटा एक बार, ये सारा हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है ना। फर्स्ट केस हो गया हमारा, फिर उसके बाद सेकेंड केस भी हो गया है, और हमारे पास थर्ड केस भी हो गया। चलिए जी, अब प्लीज यहां से एक बार देखिएगा ध्यान से यार दोस्त। हमारे पास, अच्छा लिखते हुए शायद मैं गलत कर गया हूं यहाँ पे, एक सेकंड। देखो जी, मैं एक बार यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? जो दो केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, दो केस हमारे कौन कौन से आए हैं? MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशियो वाला फुलफिल किया है, और MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो वाला फुलफिल किया है ना। ये दो केसेस हम लोगों ने फुलफिल कर लिए हैं। तो इसका मतलब MRS की वैल्यू क्या है हमारे पास? MRS 1 है इस क्वेश्चन के अंदर। भाई यूटिलिटी फंक्शन आप देखोगे एजेंट 2 का, इट्स x2 प्लस में y2। दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एजेंट 2, x2 प्लस में y2। तो यहाँ पे MRS क्या है बच्चे हमारे पास? MRS इज, हाँ जी, MRS क्या है हमारे पास? MRS 1 हेयर, तो यहाँ 1 आ गया, 1 इज, ये आ गया, और MRS के बदले यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। तो हमारे पास प्राइस रेशियो 1 भी हो सकती है, हमारे पास प्राइस रेशियो बच्चे 1 भी हो सकती है, या प्राइस रेशियो 1 से छोटी भी हो सकती है। तो दोनों को मिला के हम लिख दिया प्राइस रेशियो 1 भी हो सकती है, या प्राइस रेशियो 1 से छोटी भी हो सकती है। तो ये कहानी मेरे पास आई। देखो जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, प्राइस रेशियो 1 भी हो सकती है और प्राइस रेशियो 1 से छोटी भी हो सकती है। यहाँ पे एक छोटी सी एरर थी, वो मैं ठीक कर देता हूँ उसको। ये गलती से आपका जो केस लगा है वो ये वाला केस है। तो दोनों का कंक्लूजन क्या हुआ दोस्त? केस 1 और 3 का मिला के कि प्राइस रेशियो 1 या 1 से कम कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? चलो जी, अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। देखो ध्यान से, ऑप्शंस में आपको क्या क्या गिवन है देखिए जी। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। देखो रीड करिए, क्वेश्चन क्या है? कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर दिस इकोनॉमी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है यहाँ पे कि कौन सा है। हमारा क्या आता? प्राइस रेशियो 1 से कम या 1 के बराबर, कुछ भी हो सकता है ना। ये चारों ऑप्शंस ना मैंने आगे जाके लिख लिए, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये चारों ऑप्शंस मैंने लिख लिए, यहाँ पे एक एक करके चेक करते हैं। चलिए, ये रहा दोस्त मेरे पास ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या है मेरे पास? प्राइस कहता है P1 की वैल्यू 1 और P2 की वैल्यू 0। क्या बोलता है बच्चे? P1 की वैल्यू 1 और P2 की वैल्यू 0। तो प्राइस रेशियो आप कैलकुलेट करोगे P1 अपॉन P2, तो इट विल बी इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी आएगा। और जबकि हमारे लिए प्राइस रेशियो क्या है? शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये तो रिजेक्ट हो गया दोस्त हमारे पास, कहता बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। सेकंड वाला हम चेक करते हैं 0,1, 0,1 पे प्राइस रेशियो आप निकालोगे तो 0/1 आंसर इज 0, 0/1 आंसर इज 0। तो हमारे पास सेकंड वाला भी रिजेक्ट हो गया। थर्ड वाले को अगर आप देखते हो 1/3 कॉमा में 2/3, 1/3 कॉमा 2/3, इसको आप सॉल्व करते हैं 1/3 डिवाइड बाय 2/3, तो प्राइस रेशियो इज 1/2, जो हमारी इस रेंज में आ रहा है। हाँ जी, जो हमारी इस रेंज में बेटा आ रहा है। और अगर हमारी रेंज में आ रहा है तो दिस विल बी द आंसर। तो फिलहाल मेरे पास 1/2 क्या बन जाएगा बेटा? ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे। एक ये आंसर हो गया। और अगर ऑप्शन डी की तरफ मैं जाता हूँ
तो P1 अपॉन P2 वहां से करते हैं, तो 2/3 अपॉन में 1/3, आंसर इज 2। तो ये भी बेटा हमारी रेंज के बियॉन्ड जा रहा है, प्राइस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये 2 है विच इज नॉट इन आवर रेंज, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सी पार्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे मूव करें। चलो जी बेटा देखो, ऑब्वियसली आप अगर पहली बार पेपर कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जनरल इक्विलिब्रियम याद है। अब आपको याद है या किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं हुआ पहले, है ना, तो उसके लिए तो दोस्त माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी क्या है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? कहता है सपोज द गवर्नमेंट इम्पोजेस लमसम टैक्स ऑफ 50 ऑन एजेंट 1। कहते गवर्नमेंट ने लमसम टैक्स लगा दिया एजेंट 1 के ऊपर, तो एजेंट 1 की जो मनी इनकम है वो 50 रुपए से कम हो जाएगी। ये मतलब है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, लमसम टैक्स लगा दिया एजेंट 1 के ऊपर, तो 50 रुपए से मनी इनकम एजेंट 1 की सीधा सीधा कम करेंगे। तो उसकी मनी इनकम क्या आएगी, जो भी उसकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट थी 100 P1 प्लस 100 P2 जो वैल्यू थी उसमें से हम 50 रुपए लेस कर देंगे। क्या ठीक है? एंड ट्रांसफर द टैक्स रिसीट्स एज लमसम सब्सिडी ऑफ 50 टू एजेंट बी। और एजेंट 2 को 50 रुपए की लमसम सब्सिडी दे दी, तो उसकी जो एंडोमेंट की वैल्यू थी 50 P1, उसके अंदर हमें 50 रुपए जोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो एजेंट 1 की मनी इनकम क्या होगी, जो उसकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट थी उसमें 50 लेस कर देंगे, और एजेंट 2 की मनी इनकम क्या होगी, अब जो उसकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट थी उसके अंदर प्लस कर देंगे 50। क्लियर है? आफ्टर दिस वेल्थ ट्रांसफर, कहते हैं इस वेल्थ के ट्रांसफर होने के बाद, इस वेल्थ के ट्रांसफर होने के बाद एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम फॉर दिस इकोनॉमी। कहता है इस इकोनॉमी के लिए कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल दीजिए अगर आपको प्राइजेस गिवन है 1/2, 1/2। ठीक है, अगर प्राइस आपको गिवन है 1/2, 1/2, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम निकाला था, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम निकाला था, इसमें दोबारा वैसे ही कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम निकालना है, तो दोनों की मनी इनकम एक में प्लस करना है, दूसरे वाले माइनस करना है, और यहाँ पे प्राइजेस आपको गिवन है। ठीक है, आओ निकालना स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से प्लीज, अभी आंसर करने से पहले एक बार समझते हैं। देखो जी, यहाँ पे जो मर्जी प्राइस रेशियो हो, इनकम कम हो ज्यादा हो, एजेंट 1 के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगी है x1 इज इक्वल टू y1, लगी है ना। तो बताओ जी ये 100,0 पॉसिबल है? कहते नहीं। 0,100 पॉसिबल है? कहते नहीं। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों को तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, ये तो ऐसे रिजेक्ट होने ही होने हैं, फॉर श्योर रिजेक्ट होने हैं। अब बच्चा बोलेगा सर ये बी पार्ट भी रिजेक्ट कर देंगे। मैंने क्यों, कैसा आप ही तो कह रहे थे कि वो 100,100 लेके बैठा है, तो 50,50 पे सेटल क्यों करेगा? क्या पता करना पड़े, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स भी तो लगाया भाई, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लमसम टैक्स लगाया, तो क्या पता उसकी मजबूरी बन जाए कम में सेटल करना। ठीक है, तो ए और बी में से कोई आंसर आने वाला है, अभी देख लेते कौन सा आंसर आएगा। देखो जी क्या करना है हमें इसके अंदर, हम आए जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन प्लीज। वो कहता है एजेंट 1 के लिए कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, मनी इनकम जो भी इसकी आएगी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट उसमें 50 रुपीज लेस कर रहे हैं, डिवाइड बाय P1 प्लस P2। फॉर्मूला तो वही है, डिमांड फंक्शन m अपॉन में P1 प्लस P2, बट m वैल्यू ऑफ एंडोमेंट में से 50 रुपए लेस करने हैं। वैल्यू ऑफ एंडोमेंट क्या है इसकी, 100 P1 प्लस में 100 P2, ये उसकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट है, माइनस 50। तो ये जो आपने लेस किया ये हमारे पास आ गया जी मनी इनकम आ गई आफ्टर टैक्स जो आपको पे करने हैं, डिवाइड बाय P1 प्लस P2। यहाँ पे प्राइस 1 और प्राइस 2 दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हाफ कॉमा हाफ, तो P1 और P2 दोनों का समेशन हाफ प्लस हाफ हो गया 1। ठीक है जी, तो P1 प्लस P2 हाफ हाफ इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा 50 यूनिट्स। कितना आंसर आएगा जी, 50 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ रहा है। तो x1 अगर 50 है तो ऑब्वियसली x2 भी 50 होगा, बिकॉज इसकी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगी है x1 इज इक्वल्स टू, सॉरी x2 नहीं है, दिस इज y1। तो x1 भी 50 है और y1 भी 50 है, तो 50,50 तो एजेंट 1 कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है, तो एजेंट 2 का ऑटोमेटिक क्या होगा 150 टोटल है,
आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए एजेंट 2 का, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, मेरा आंसर आ चुका है। एजेंट 1 के लिए 50,50 है, तो जो भी रेजिडुअल होगा टोटल गुड 1 कितना है 150, तो 150 में से 50 गया, कितना बचा 100। गुड 2 टोटल कितना था 50 गया, कितना बचा 0। तो एजेंट 1 का 50,50 और एजेंट 2 का 100,0, ठीक है। लेट अस चेक क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है क्वेश्चन में। देखो ये रहा, ये देखो जी हमको यहां से मिल रहा है 50,50, ठीक है जी, ये 50,50 हमें यहां से मिल जाएगा एंड दिस विल बी आवर आंसर। फाइन, चलो जी आगे चलते हैं दोस्त, अब सुनते रहना बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 4 क्वेश्चन हमको फिर पढ़ने हैं। और दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चंस आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फेमिलियर टॉपिक है, बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है दोस्त आप लोगों के लिए। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप अभी सॉल्व करेंगे, राइट नाउ सॉल्व करेंगे और मेरे को भेजेंगे आप करके, ठीक है। देखिए प्लीज, कहते हैं कंसीडर अ कॉर्नोट्स डुओपोली। कॉर्नोट्स डुओपोली मॉडल सबको आता है जी, बहुत बेसिक है। मार्केट डिमांड फंक्शन गिवन है P इज इक्वल्स टू A माइनस B ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 वेयर A इज ग्रेटर देन 4, B इज ग्रेटर देन 0। दोस्त इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये तो दो वैल्यूज गिवन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बहुत ज्यादा। आर गिवन कांस्टेंट P इज द मार्केट प्राइस और QI इज द फर्म आउट, मतलब आउट फर्म 1 का लिखेंगे Q1 स्मॉल q1, फर्म 2 का लिखेंगे Q2, ठीक है। फर्म 1 का जो कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है दैट इज Q1 और फर्म 2 का जो कॉस्ट फंक्शन गिवन है दैट इज 2Q2। ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट फंक्शन से कुछ मेंशन नहीं करेंगे, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन फर्म 1 का इज Q1 एंड फर्म 2 का इज 2Q2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये इंफॉर्मेशन है। कहता है इन द कॉर्नोट्स इक्विलिब्रियम द आउटपुट्स आर। कॉर्नोट्स के इक्विलिब्रियम में सबको आउटपुट निकालना आता है? कहता है हाँ जी निकालना आता है। कैसे निकालते याद क्या है, पहले फॉर्म 1 का प्रॉफिट फंक्शन लिखेंगे, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हिज आउटपुट ओनली, है ना, याद है ना। तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व निकल के आएगा एजेंट 1 का। सिमिलरली फर्म 2 का आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट फंक्शन लिखेंगे, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q2, उसका बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व निकल के आएगा। और दोनों का बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व जब आप आपस में सॉल्व करवाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व से हमारे पास कॉर्नोट्स का नैश इक्विलिब्रियम निकल के आता है। इतना सब लोगों ने पढ़ा है सेमेस्टर 4 के अंदर। स्टार्ट, फटाफट से स्टार्ट हो जाइए प्लीज, गिव मी द आंसर्स। दोनों फॉर्म्स का बेस्ट रिस्पांस कर्व निकालिए, फटाफट से दोनों फॉर्म्स का बेस्ट रिस्पांस कर्व निकालिए, उन दोनों को सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर्स की क्लिक करके मेरे को भेजिए राइट नाउ, फास्ट, फटाफट से। चलिए जी फटाफट से भेजिए प्लीज। हाँ जी, एक बच्चे ने फटाफट मेरे को भेज भी दिए हैं आंसर, क्योंकि उन्होंने शायद पहले से सॉल्व किया होगा। देखो है ना, 15 बच्चे मीटिंग छोड़ के चले गए, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई तो सीधा 240 में से 221 रह गए। कोई बात नहीं भाई, आपका नुकसान है, आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। मेरे प्रैक्टिस करने से दोस्त आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। आपको अगर चीजें सीखनी है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
चलिए जी, कोई बात नहीं, आप नहीं सॉल्व करना चाहते, कोई इश्यू नहीं है दोस्त। देखिए जी, दोनों के प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास है, दोनों के प्रॉफिट फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। कैलकुलेशन मेरे पास हुई है, तो मैं दोबारा तो नहीं करूंगा दोस्त, आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक करके स्टेप यहाँ पे मैं दिखाता जाऊंगा, आप प्लीज समझते जाइएगा। प्रॉफिट फंक्शन फॉर्म 1 का क्या होगा, टी आर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टी आर क्या होगा, प्राइस इनटू में आउटपुट, तो प्राइस तो कॉमन है, कॉर्नोट्स मॉडल है, तो पी इंटू में Q1, ठीक है, पी इंटू में Q1, ये हमारे पास P इंटू में Q1 किया, तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू फॉर्म 1 का। कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है आपको Q1, तो नेक्स्ट स्टेप में उसे Q1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए अब प्राइस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने डिमांड फंक्शन से लेके आते थे, तो डिमांड फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वहां से डिमांड फंक्शन उठा के सीधा पुट कर दिया a माइनस बी Q1 प्लस Q2, पी की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई में Q1। इज इट क्लियर? तो प्राइस डिमांड फंक्शन से है, मल्टीप्लाई में Q1, तो दैट्स टोटल रेवेन्यू, और माइनस में कॉस्ट फंक्शन दैट इज Q1। सारी ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर दिया, नॉर्मल कैलकुलेशन सबको आती है, सारी ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो डेल पाई अपॉन में डेल Q1 आपने सॉल्व किया, ये हमारे पास स्टेप आ गया। देखो दोस्त, ये मैं ज्यूम करता हूँ कि नॉर्मल डेरिवेटिव सबको करने आते हैं ना, वो मैं यहाँ पे नहीं सिखाने वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, तो आपके पास Q1 की जो वैल्यू आई है, तो Q1 की वैल्यू आई है दैट इज Q1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी Q1 माइनस 1 अपॉन में 2b, तो दिस विल बी द बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व, दिस विल बी द बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व फॉर एजेंट 1, तो एजेंट 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व बन गया। सिमिलर बेसिस पे आप फॉर्म 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स कब निकालेंगे, तो TR2 माइनस TC2, TR2 क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी 2, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी 2, और इसका कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में 2Q2, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन में क्या गिवन है आपको 2Q2। प्राइस वो डिमांड फंक्शन से उठा के लिखा आपने, ये a माइनस बी Q1 प्लस Q2, तो ये आपका डिमांड फंक्शन से प्राइस आ गया मल्टीप्लाई में Q2, तो दिस विल बी द प्रॉफिट फंक्शन, सारी ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये आ गया। partial differentiate with respect to Q2 will get this, put first order derivative 0 के इक्वल, तो ये जो हमारे पास आया है, this is the best response curve, this is the best response curve for agent 2, this is the best response curve for agent 2, और इन दोनों को जब simultaneously हम solve करेंगे तो we'll get the output, है ना, Q1 स्टार Q2 स्टार हमारे पास आएंगे। what we are doing, Q2 की वैल्यू जो है और सेकंड बेस्ट रिस्पांस कर्व में से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेस्ट रिस्पांस कर्व 1 के अंदर, Q2 की वैल्यू Q1 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये एरो आपको दिखाई दे रही है, देखो ये एरो यहाँ जा रही है, जैसे आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल कैलकुलेशंस है। ये देखो दोस्त, कैलकुलेशंस करवाना मेरा काम नहीं है ना, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है। तो यहाँ पे देखो आपने ये Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इन प्लेस ऑफ दिस Q2, इस Q2 के बदले आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और वहां से आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया। नॉर्मल कैलकुलेशंस है, नॉर्मल कैलकुलेशंस आप करते जाएंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ से मेरे पास Q1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज a अपॉन में 3b, Q1 की जो वैल्यू आई दैट इज a अपॉन में 3b, इसको वापस से आप यहाँ पे डिमांड बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ एजेंट 2 फॉर्म 2 में रखेंगे, तो वी विल गेट दी Q2, है ना, तो फिर हमको यहाँ से Q2 मिलाएगा और Q2 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज a माइनस 3 अपॉन में 3b। तो फॉर्म 1 का जो आउटपुट है दैट इज a अपॉन 3b और फॉर्म 2 का जो आउटपुट है a माइनस 3 अपॉन में 3b। इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो यार, सेमेस्टर 4 में आपने काफ़ी चीज़ें करी है ना, अब आप मेरे को पूछे कि सर कॉर्न नोट्स ही नहीं आता, तो दोस्त देखो, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक वीडियोस भी मिलेगी, उस बेसिक वीडियोस के अंदर तो सारी वीडियोस होती है, सेमेस्टर वाली भी होती है, तो वहाँ पे आपको बेसिक सीखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, स्टार रेटिंग पर क्वेश्चन है दोस्त, स्टार रेटिंग पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, मजा आता है दोस्त ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो जी क्या कहते हैं, कहते हैं इफ द इज अ न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो नॉर्मल सेमेस्टर में नहीं मिलता है। कहता है इफ द मार्केट एक्सपेंड्स, लिसन टू मी प्लीज केयरफुली, इफ द मार्केट एक्सपेंड्स एज measured by an increase in parameter A। कहता है एक पैरामीटर है हमारे पास A, वो बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट एक्सपैंड हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मार्केट एक्सपैंड हो रही है, और वो एल्जेब्रिकली इस क्वेश्चन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरामीटर ए को इंक्रीज करके। तो बताइए ए बी सी डी, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते किस फॉर्म में हमें निकालना है। कहते हैं मार्केट शेयर ऑफ मोर एफिशिएंट फर्म इंक्रीजेज, मार्केट शेयर ऑफ मोर एफिशिएंट फर्म डिक्रीजेज, मार्केट शेयर ऑफ मोर एफिशिएंट फर्म अनचेंज, मोर एफिशिएंट फर्म का आउटपुट शेयर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्या चीज, मार्केट शेयर। एक तो सबसे पहले हमको फोकस करना है किसके ऊपर, मार्केट शेयर पे, कि किस फर्म का कितना मार्केट शेयर है। और दूसरा फोकस क्या करना है क्वेश्चन के ऊपर, बार बार कह रहा है किसका, मोर एफिशिएंट फर्म, मोर एफिशिएंट फर्म। तो सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना है भैया, ये मोर एफिशिएंट फर्म है कौन सी। ए जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, वो कहते हैं ए के बढ़ने से मोर एफिशिएंट फर्म का मार्केट शेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्वेश्चन ये है ना। बट द क्वेश्चन इज, पहले ये तो बता दे भाई कि ये मोर एफिशिएंट फर्म है कौन सी। अब यहाँ पे बच्चा अपने दिमाग लगाता है, बहुत सोचता है मोर एफिशिएंट फर्म कैसे है, जिसका आउटपुट ज्यादा है वो मोर एफिशिएंट फर्म है, जिसका आउटपुट कम है वो मोर एफिशिएंट फर्म है। मतलब कैसे कैसे पता लगे कि मोर एफिशिएंट फर्म कौन सी है। तो देखो हर क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है, इसकी भी एक यूनिक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली एक बात बताई गई थी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है और b की वैल्यू 0 है। a की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है और b की वैल्यू 0 है, ठीक है, एग्री करते हो। तो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने अज्यूम, ऐसे रैंडमली मैंने अज्यूम कर लिया, रैंडमली मैंने क्या करा बच्चे, अज्यूम कर लिया कि a की वैल्यू 4 से 5, बड़ी वैल्यू कोई भी वैल्यू 5 ले ली एक बार, और b की वैल्यू 1 ले ली। ऐसे रैंडमली मैंने कोई अज्यूम किया। कहते क्यों कर रहे हो बेटा, देखो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि कोई बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ पे यूनिक टेक्निक लगानी पड़ती है हमको। तो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू है, तो 4 से बड़ी हमने 5 ले ली और b की वैल्यू 1 ले ली एक बार। तो हमने क्या किया, देखिए प्लीज बहुत ध्यान से, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। देखो दोस्त मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट अस सपोज द इनिशियल वैल्यू ऑफ a 5 और b 1। a की वैल्यू 5 ले ली और b की वैल्यू हमने 1 ले ली, ऐसी अपनी मर्जी से, क्योंकि मेंशन था, क्योंकि a की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, b की वैल्यू 4 0 से बड़ी, गिवन इन द क्वेश्चन। कॉर्नर इक्विलिब्रियम में जो आपने आउटपुट निकाले थे वो ये आए थे, Q1 आया था a/3b और Q2 आया था a-3/3, ये वैल्यूज आई थी। जो a और b की आपने वैल्यू एज्यूम करी है वो हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है जी, वो हमने इसमें क्या कर दी बच्चे, सब्सटीट्यूट कर दी। तो a के बदले 5 रखा, b के बदले 1 रखा, a के बदले 5 रखा और b के बदले 1, तो Q1 बन गया 5/3 और Q2 बन गया 2/3। Q1 बन गया 5/3 और Q2 बन गया 2/3, मतलब इनका आउटपुट आ गया। अब टोटल आउटपुट कितना है बाजार में, कहता है सर टोटल आउटपुट जो बाजार में इस समय है दैट इज 5/3 Q1 प्लस में 2/3 Q2, दिस इज द टोटल आउटपुट इन द मार्केट। अब हमको निकालना है कि फर्म 1 का इसमें कितना शेयर है और फर्म 2 का इसमें कितना शेयर है। तो फर्म 1 का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर इसका आउटपुट आ जाएगा 5/3, और फॉर्म 2 का निकालना है तो टोटल तो सेम ही रहेगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में उसका आउटपुट आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया दोस्त, बड़े ध्यान से देखिएगा, टोटल तो डिनोमिनेटर में रखा दोनों आउटपुट का, और शेयर ऑफ फॉर्म 1 निकालने के लिए 5/3 जो उसका आउटपुट था वो न्यूमरेटर में रखा। तो 5/7 आंसर कम्स टू 0.7, आंसर कम्स टू 0.7, अप्रोक्सीमेटली 7.2 भी हो सकता है। ऐसी शेयर निकाला फॉर्म 2 का
तो इसका शेयर अपॉन में टोटल किया तो हमारे पास यहां से आंसर आया 0.28, अप्रोक्सीमेटली 3। तो इस समय मार्केट में किसका शेयर ज्यादा है, फर्म 1 का या फर्म 2 का? कहता है फर्म 1 का शेयर ज्यादा है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ गई है कि जो बार बार ये कह रहा था मोर एफिशिएंट फर्म, मोर एफिशिएंट फर्म, तो फर्म 1 इज कंसीडर्ड एज अ मोर एफिशिएंट फर्म हियर। तो फर्म 1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, मोर एफिशिएंट फर्म कंसीडर करेंगे। नाउ फर्म 1 इज कंसीडर्ड एज मोर एफिशिएंट फर्म। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि जब ये जो पैरामीटर है ए, ये जो पैरामीटर है हमारे पास ए, जब ये इंक्रीज होगा, जब ये पैरामीटर ए इंक्रीज होगा तो मोर एफिशिएंट फर्म जो है, यानी कि फर्म 1 की अब वो बात कर रहा है, उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा या कम होगा या अनचेंज रहेगा या बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, ये पूछा आपने। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हमें ए को बढ़ाना है। कहता हाँ, अभी हमने ए की एक गिवन वैल्यू ली थी, कितनी, 5, और बी की ली थी 1। अब हम क्या करेंगे, ए को बढ़ा देंगे, कोई भी नई वैल्यू ले लेंगे, 6, 7, 8 कुछ भी ले लेते हैं। मान लो हमने 6 ले ली, बी को रखेंगे अनचेंज्ड, ए को बढ़ा के 5 से 6 कर देंगे और बी को रखेंगे अनचेंज्ड। तो हम देखो जी क्या किया, नाउ लेट अस सपोज ए इंक्रीजेस, तो लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ ए 6। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करी बच्चे, 6 कंसीडर कर ली, ए की वैल्यू 6 कंसीडर करी, बी नहीं बढ़ाएंगे, बी वहीं रखेंगे 1। तो उसके बाद आप देखोगे हमारे पास Q1 Q2 तो है ही, उसके अंदर अब A के बदले 6 रख देंगे और B के बदले 1 रखेंगे। तो ये जो Q1 है इट विल बिकम 2 और जो Q2 है इट विल बिकम 1। ये नॉर्मल कैलकुलेशंस आपने कर ली यहाँ पे। कहता है ओके, अब इनका मार्केट शेयर निकालते। नाउ द टोटल आउटपुट इज व्हाट, 2 + 1 टोटल है। मार्केट शेयर फर्म 1 का कितना आएगा, ऊपर 2 रख देंगे, और फर्म 2 का कितना आएगा, 1/2 + 1। तो इसका मार्केट शेयर आ गया 2/3 और इसका मार्केट शेयर आ गया 1/3। तो 2/3 इज 0.66, 2/3 इज व्हाट, 0.66, और 1/3 जो एजेंट फर्म 2 का है दैट इज 0.33। तो ये बताइए मोर एफिशिएंट फर्म कौन सी थी? कहता फर्म 1 थी, फर्म 1 इज द मोर एफिशिएंट फर्म। तो जब ए इंक्रीज हमने किया ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा के हिसाब से, तो उसका जो मार्केट शेयर है वो 0.7 से कितना हो गया, 0.66। वो 0.7 से कितना हो गया बच्चे, 0.66। तो बताइए जब ए की वैल्यू बढ़ेगी तो मार्केट शेयर जो मोर एफिशिएंट फर्म है कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कहता कम हो रहा है जी। तो the market share of the more efficient firm decreases when A increases, when the parameter A increases। तो यहाँ से आपको ऑप्शन बी मिलेगा दोस्त आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। Am I clear till here? समझ में आती दोस्त यहाँ तक की कहानी? चलो जी दोस्त, अब बच्चा बोलेगा सर आप क्वेश्चन को एक ही टर्म्स में कर लेते हैं, वहां पे रिलेशनशिप निकालते, डेरिवेटिव्स करके, ये करके। तो दोस्त हर क्वेश्चन को करने की अलग टेक्निक होती है, ठीक है? तो जितना सिंप्लीफाइड वे में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे करेंगे। एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मेरे को ये इजी लगता है तो मैंने ये किया, आपको हो सकता है कोई और दिमाग में क्लिक कर रहा हो तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को फॉलो करना, ऐसा नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते दोस्त। ठीक है, ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपको। जी क्वेश्चन 11 ये रहा। क्वेश्चन 11 रीड करना दोस्त, मजा आएगा दोबारा से। कहता है सपोज इंस्टेड ऑफ चूजिंग आउटपुट साइमल्टेनियसली, अगर देखो आउटपुट साइमल्टेनियसली सॉल्व कर चूज करते हैं तो इसका मतलब कॉर्नोट्स मॉडल है। कहता वो नहीं है, कहता क्या है, कहता फर्म 1 चूजेस Q1 फर्स्ट, पहले फर्म 1 चूज करेगी। तो फर्म 1 अगर पहले चूज कर रही है एंड फर्म 2 चूजेस Q आफ्टर सीइंग Q1, फर्म 1 पहले आउटपुट बनाती है, फर्म 2 उसका आउटपुट को कंसीडर करके फिर आउटपुट निकालती है अपना। तो कौन सा मॉडल हुआ? कहते सर ये हो गया आपका स्टैकलबर्ग्स मॉडल। हाँ जी, ये हमारे पास स्टैकलबर्ग्स मॉडल हो गया, नहीं हो गया? लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप हो गया? कहता हाँ जी। तो जब लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप होता है तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम फॉलोअर का मतलब एजेंट 2, फर्म 2 है, तो फॉलोअर का रिएक्शन कर या बेस्ट रिस्पॉन्स कर निकालते। कहता हाँ जी बिल्कुल निकालते। कैसे? जैसे पहले निकालते, सेम तरीके से जैसे कॉर्नर्स में निकालते थे बेस्ट रिस्पॉन्स का फॉलोअर का, वैसे निकालेंगे फर्म 2 का, और उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे किसके अंदर, प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म 1।
तो जो लीडर होता है वो अपना बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व कभी नहीं देता, वो क्या करता है अपने फॉलोअर के बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व को अपने प्रॉफिट फंक्शन में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। वो अपने फॉलोअर के बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व को अपने प्रॉफिट फंक्शन में इनकॉर्पोरेट करके उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है। इतनी बात सबको याद है? कहते सर बिल्कुल याद है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, ये तो सुन लो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज, जब ये आप चेंज करोगे मतलब कॉर्नर से इस मॉडल को स्टैगरबर्ग्स में ले आओगे तो क्या होगा? Q1 will decrease, Q2 will decrease। आउटपुट बेसिकली आपको निकालना है। जब आउटपुट निकालेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। तो पहले स्टैकलबर्ग्स मॉडल स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है हाँ जी। तो स्टैकलबर्ग्स मॉडल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, बेस्ट रिस्पॉन्स का फॉर्म 2 का चाहिए, जो पहले से निकला हुआ था वो एज डिस काम आ जाएगा। बेस्ट रिस्पॉन्स का तो सेम रहेंगे, है ना। तो बेस्ट रिस्पॉन्स का फॉर्म पहले वाला ही यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है भैया? ये रहा, देखो जी। अब हमारे पास फॉर्म 1 बन गया है जी लीडर, फॉर्म 2 बन गया फॉलोवर, स्टैगरबर्ग्स मॉडल है। तो हमारे पास जो बेस्ट रिस्पॉन्स का, देखो जी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ये फॉर्म 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स का हमने पहले भी निकाला हुआ है। एंड दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फॉर्म 1, ऊपर से हमने कॉपी कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ से क्या करेंगे? हाँ जी, हम यहाँ से क्या करने वाले हैं? हम यहाँ से Q2 की वैल्यू, ये जो बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो we will substitute the best response curve of follower in the profit function of leader। सब्स्टिट्यूट कर देंगे? कहता हाँ जी सर कर देंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फॉर्म 1 के अंदर Q2 के बदले आपने ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है जी, ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कहता हाँ जी। अब प्रॉफिट फंक्शन जो है Q1 फॉर्म 1 का, उसमें सिर्फ Q1 बचा है, उसमें Q2 का ऐड हो गया है ना। Q2 तो है नहीं, उसमें Q1 ही सिर्फ है। तो अब यहाँ पे आपके पास इज अ प्रॉफिट फंक्शन। अब नॉर्मल इसको डिफरेंट, इट्स नॉट अ पार्शियल डेरिवेटिव नाउ। अब यहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव्स आप लगाएंगे डी पाई बाय डी Q1, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर Q1। दोस्त होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से इतना आता होगा, मतलब मैं उसके अंदर जबरदस्ती आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊं, दैट इज नॉट रेलिवेंट हियर। तो डी पाई अपॉन में डी Q1 आपने निकाला, उसको 0 के इक्वल रखा, और वहां से हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई a अपॉन 2b। वहां से हमारे पास Q1 की जो वैल्यू आई बच्चे वो क्या आई? a अपॉन में 2b। एम आई क्लियर ऑन दिस? कहता है यस सर। इस Q1 की वैल्यू को आप यहाँ पे लेके जाएंगे। अब इस Q1 की वैल्यू को आप यहाँ पे लेके जाएंगे बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ एजेंट 2 फॉर्म 2। तो यहाँ पे आपने Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, यू विल गेट द आंसर a माइनस 4 अपॉन में 4b। अब यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, हमारा आउटपुट कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा समझना प्लीज ध्यान से। तो कॉर्नर्स की क्वांटिटी हमको पहले ही पता है। देखो जी दोस्त, यहाँ ध्यान से देखिएगा प्लीज, एक बार में समझ लीजिएगा। ये Q1 है a अपॉन 3b और Q2 है a माइनस 3 अपॉन में 3b। ये जो मैंने येलो कलर से भी हाईलाइट किया है, ये कॉर्नर्स की क्वांटिटी आई है। कहता हाँ जी। और स्टैकलबर्ग्स की क्वांटिटी हमारे पास है a अपॉन में 2b और a माइनस 4 अपॉन में 4b। अब देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है ना, ये ध्यान से हमको देखना है। प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले बात करते हैं फॉर्म 1 की। फॉर्म 1 को कंपेयर करते हैं। फॉर्म 1 में दोनों के न्यूमरेटर में a है, तो न्यूमरेटर तो कंसीडर नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर कॉर्नर्स वाले में 3b है और स्टैकलबर्ग्स में 2b है। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा हुआ? कहता कॉर्नर्स का। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका आंसर छोटा होता है ना, सब जानते हैं। यानी स्टैकलबर्ग्स के अंदर Q1 की वैल्यू बड़ी है, स्टैकलबर्ग्स में Q1 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए मैंने साइन को ऐसे लगा दिया कि Q1 ऑफ स्टैकलबर्ग्स इज ग्रेटर देन द Q1 ऑफ कॉर्नर्स। यानी कि फॉर्म 1 का जो आउटपुट है दोस्त, फॉर्म 1 का जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आती? कहता हाँ जी सर समझ में आती है। अब फॉर्म 2 के लिए प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा। प्लीज मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो a माइनस 4 अपॉन में 4b। अब मुझे इसको कंपेयर करना है दोस्त। ये जो a माइनस 4 अपॉन 4b है तो स्टैकलबर्ग्स की आई है, मुझे कंपेयर करना है इससे कॉर्नर्स के। पहले डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं। डिनोमिनेटर पहले मतलब कॉर्नर्स में 3b था और अब 4b है। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है कम हो रहा है? कहता है सर डिनोमिनेटर तो बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर तो बढ़ रहा है। पहले 3b था और अब 4b है। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है
तो इस डिनोमिनेटर के बढ़ने की वजह से आंसर क्या होगा, कम होगा। डिनोमिनेटर ज्यादा है तो आंसर क्या आ रहा होगा, कम, यानी डिनोमिनेटर आंसर को रिड्यूस कर रहा है। न्यूमरेटर देखते हैं, पहले था a-3 और अब है a-4। ऑब्वियसली a-3 और a-4 में बड़ा कौन है, कहता सर अनडाउटेडली a-3 बड़ा है। तो ये जो न्यूमरेटर है ये a-4, ये a-3 के रिलेटिवली क्या है, कम है, तो न्यूमरेटर कम होगा तो भी आंसर कम होगा। तो यहां से भी आंसर कम हो रहा है। तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीजेस द आंसर इन द स्टैकलबर्ग्स मॉडल। तो इसका मतलब फॉर्म 2 का जो आउटपुट है, फॉर्म 2 का जो आउटपुट है वो स्टैकलबर्ग्स में कम है और कॉर्नॉट्स में ज्यादा था। तो Q2 ऑफ कॉर्नॉट इज ग्रेटर देन Q2 ऑफ स्टैकलबर्ग। तो मैंने यहाँ पे ये वाला साइन लगा दिया, Q2 ऑफ कॉर्नॉट इज ग्रेटर देन Q2 ऑफ स्टैकलबर्ग। तो इसका मतलब फॉर्म 2 का आउटपुट एज कंपेयर्ड टू कॉर्नॉट्स इन द स्टैकलबर्ग मॉडल डिक्रीजेस। तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो फॉर्म 2 का जो आउटपुट है दोस्त कम हो रहा है, फॉर्म 1 का जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है, फॉर्म 2 का जो आउटपुट है वो कम हो रहा है। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपको वहां पे दिखाई देगी। फॉर्म 1 का आउटपुट बढ़ रहा है जब आप कॉर्नॉट से स्टैकलबर्ग्स में जा रहे हैं, और फॉर्म 2 का आउटपुट जो है वो बच्चे हमारे पास कम हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ओरल क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमें लिखना नहीं पड़ेगा, वैसे समझ से हो जाएगा। देखो जी क्या कहते हैं, सपोज फर्म 1 टेक्स ओवर फर्म 2 टू बिकम अ मोनोपोलिस्ट। कहता है फर्म 1 ने फर्म 2 को टेक ओवर कर लिया है और टेक ओवर करने के बाद इनकी मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई है। फर्म 1 ने फर्म 2 को टेक ओवर कर लिया है और टेक ओवर करने के बाद इनकी क्या हो गई बच्चे, मोनोपोली हो गई है। द फर्म, न्यू फर्म, जो न्यू फर्म बनी है, विल प्रोड्यूस 2/3 आउटपुट इन प्लांट 1, 1/3 आउटपुट प्लांट 2। ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि हमें को बेसिकली क्वेश्चन ये बता रहा है कि हमारे पास दो प्लांट हैं, एक प्लांट 1 है, एक प्लांट 2 है। तो बेसिकली जो फर्म 1 जहां पहले प्रोड्यूस करती थी वो प्लांट 1 का नाम हो रहा है, फर्म 2 जहां प्रोड्यूस करती थी वो प्लांट 2 का नाम हो रहा है। दोनों फर्म मिल गए तो मोनोपोली तो बन चुकी है। तो बेचना तो एक ही जगह है, बेचने की मार्केट तो एक ही है, लेकिन बनाने के दो अलग अलग प्लांट है। तो कितना कहाँ कहाँ बनाए, कायदे से तो रूल ये होता है, कायदे का रूल क्या होता है, अगर MC1 और MC2 को कंपेयर करते हैं, दोनों प्लांट्स की मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। अगर MC1 बड़ा होता है, मार्जिनल कॉस्ट 1 बड़ा है, इसका मतलब प्रोडक्शन की एडिशनल कॉस्ट ज्यादा प्लांट 1 में आ रही है, तो हम Q1 को फॉल करते हैं, Q2 को बढ़ाते हैं। पढ़ा है सब लोगों ने ये, भाई ज्यादा कॉस्ट जहां पे आएगी तो जहां सस्ता बन रहा है वहां पे प्रोड्यूस करेंगे ना, तो Q2 को बढ़ाएंगे, Q1 को कम करेंगे। और अगर मार्जिनल कॉस्ट 1 छोटी होती है मार्जिनल कॉस्ट 2 से, तो हम Q1 को बढ़ाते हैं और Q2 को कम करते हैं। और ये प्रोसेस जब तक चलता जाता है जब तक दोनों की MC आपस में क्या ना आ जाए, इक्वल ना आ जाए। तो मल्टी प्लांट मोनोपोली की इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। मल्टी प्लांट मोनोपोली मतलब व्हेन फर्म हैज मोर देन 1 प्लांट टू प्रोड्यूस, 3 होते हैं प्लांट, MC1 इक्वल्स टू MC2 इक्वल्स टू MC3। जितने भी प्लांट्स है सब जगह MC सेम होनी चाहिए। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कहानी डिफरेंट है। कहता क्यों डिफरेंट है, सुनना ध्यान से, क्यों डिफरेंट है। इस पर्टिकुलर के अंदर जब आपको TC1 गिवन है वो आपको Q1 गिवन है, और TC2 गिवन है वो आपको 2Q2 गिवन है, ऐसे गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट 1 इज Q1 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट 2 इज 2Q2। ये इनिशियल क्वेश्चन गिवन था। तो जब आपने MC1 निकाला यू विल गेट 1, और जब आपने MC2 निकाला यू विल गेट 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर MC1 और MC2 दोनों ही कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर MC1 और MC2 दोनों ही क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। तो चाहे आप आउटपुट ज्यादा करो या कम करो, ये चेंज नहीं होने वाली है। तो फॉर एवर आपके पास कौन बड़ा है, MC2 बड़ा है। तो MC2 अगर आपका बड़ा होता है तो बताइए क्या कहानी होती है,
आप लगातार प्लांट 1 में प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे जब तक दोनों की कॉस्ट बराबर ना आ जाए। लेकिन दोनों की कॉस्ट कभी बराबर आएगी ही नहीं, दोनों की कॉस्ट कभी बराबर नहीं आएगी, बिकॉज दोनों ही कांस्टेंट है। तो लगातार आप आउटपुट 1 बढ़ाते जाएंगे। तो व्हाट इज द नेट आंसर कि फर्म अपना सारा का सारा आउटपुट प्लांट 1 में बनाएगी और प्लांट 2 में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। सारा आउटपुट प्लांट 1 में बनेगा, प्लांट 2 में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों ही मार्जिनल कॉस्ट कैसे गिवन है बच्चे, कांस्टेंट गिवन है। तो अगर आप कहोगे इसका आंसर दिखाने के लिए तो देखिए प्लीज, ये हमारे पास ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी में मेंशन होगा। ये देखिए जी, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी, ये रही, प्रोड्यूस नथिंग इन प्लांट 2। प्लांट 2 में हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। और जो मैंने कहानी आपको सुनाई है वो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है, कि जनरली हम इस बेसिस पे एलोकेट करते हैं कि MC1 इक्वल्स टू MC2, बस यहाँ पे MC कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर MC1 छोटा है MC2 से तो वी कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन प्लांट 1 ओनली। सो द नेट आंसर इज वी विल प्रोड्यूस एवरीथिंग इन प्लांट 1 एंड नथिंग इन प्लांट 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो जाता है जी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ध्यान से प्लीज देखिएगा। और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है जी, लेजर चॉइस प्रॉब्लम में से लेबर लेजर चॉइस आपने पढ़ा है बाइंग सेलिंग के अंदर, वहीं से क्वेश्चन कहता है कंसीडर अ रॉबिन्सन क्रूज हु हैज टू एलोकेट 24 आवर्स। तो टोटल आपको 24 घंटे अवेलेबल है मिस्टर रॉबिन्सन क्रूज, जो भी इसका नाम है। तो मिस्टर सी बोल दूंगा, काम चल जाएगा, या मिस्टर आ, जो भी आप कहना चाहें। बिटवीन दो चीजों में इसको एलोकेट करने हैं, लाइंग ऑन द बीच, बीच पर लेटना है, या फिर क्लिम्बिंग या क्लाइंबिंग, अब जो भी आप कहना चाहो, ठीक है भाई, क्लाइंबिंग ट्रीज टू गैदर कोकोनट्स, पेड़ पे चढ़ चढ़ के नारियल को तोड़ना है जी। तो 24 घंटे है, 24 घंटे में से आपके पास दो काम है, या तो आप बीच पे रेस्ट कर सकते हो या फिर आप पेड़ों पे चढ़ करके नारियल को तोड़ सकते हो, दो ऑप्शन अवेलेबल है। कैपिटल एल क्या कहता है, इज द टाइम स्पेंड लाइंग ऑन द बीच, कितना टाइम आप बीच पे स्पेंड कर रहे हो, वो एल है। एंड सी इज द नंबर ऑफ कोकोनट्स क्रूज गैदर्स, तो कितने कोकोनट्स उसको मिलेंगे, वो सी से रिप्रेजेंट करता है। दोस्त मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन जो परेशान करता है वो क्यों करता है, आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल है, आपको डिवाइड करना है दो चीज में। कहता है एक तो एल, एल का मतलब कितने घंटे, नंबर ऑफ आवर्स, एल इज व्हाट, नंबर ऑफ आवर्स लाइंग ऑन बीच। और दूसरा जो आपको एलोकेट करना है वो किस में एलोकेट करना है, नंबर ऑफ आवर्स फॉर क्लाइंबिंग ट्री टुगेदर कोकोनट्स। तो यहाँ पे जो बच्चा परेशान होता है वो क्यों होता है, बच्चा इसको सी मान लेता है, ये तो सी है ही नहीं, इट इज नॉट सी, इट इज नॉट सी। सी तो है नंबर ऑफ कोकोनट्स जो आपको मिलेंगे, और जबकि टाइम जो आपको यहाँ पे लगाना है वो सी नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स। समझ रहे मेरी बात को। तो टोटल 24 आवर्स है, जिसमें से एल इज द नंबर ऑफ आवर्स जो आपने बीच पर स्पेंड करे, और रिमेनिंग टाइम आपको पेड़ों पे चढ़ने पे लगाना है। लेकिन पेड़ों पे चढ़ने से कोकोनट कितने मिलेंगे वो सी है, नंबर ऑफ आवर्स क्लाइंबिंग ऑन ट्री अभी तक उसके लिए कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। समझ में आती है, आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है मिनिमम ऑफ एल कॉमा सी लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना। इफ क्रूज स्पेंड्स x लेस देन 8 आवर्स क्लाइंबिंग ट्री, अगर आप x आवर्स को स्पेंड करते हो किसके लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, तो बेसिकली मैं यहां लिख दूं कि ये x है, x इज व्हाट, नंबर ऑफ आवर्स
क्लाइंबिंग ट्री, और अगर उसकी वैल्यू 8 या उससे कम है, अगर उसकी वैल्यू 8 या उससे कम है, देन ही अर्न्स एक्स कोकोनट। इसका मतलब अगर आप 2 घंटे चढ़ते हो पेड़ पे तो आपको 2 कोकोनट मिलेंगे, आप 5 घंटे चढ़ते हो पेड़ पे तो आपको 5 कोकोनट मिलेंगे, 8 घंटे चढ़ते हो पेड़ पे तो 8 कोकोनट मिलेंगे। तो अगर आपके नंबर ऑफ आवर्स जो है टुवर्ड्स क्लाइंबिंग ऑन ट्री 8 या उससे कम है, तो योर नंबर ऑफ कोकोनट्स विल बी इक्वल टू सेम। लेकिन इफ ही स्पेंड्स ग्रेटर देन 8 आवर्स, अगर आप 8 से ज्यादा घंटे चढ़ते हो पेड़ पे, देन ही अर्न्स दिस मच ऑफ कोकोनट्स। एग्जाम्पल, मान लो आप 10 घंटे चढ़े पेड़, मान फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे चढ़े पेड़ पे, तो 8 + 3 10 - 8 अपॉन 2, तो 8 + 10 - 8 इज 2, 2 से 2 कैंसिल 3, तो आंसर आया 11। तो अगर आप 10 घंटे पेड़ पे चढ़ते हो, अगर आप 10 घंटे पेड़ पे चढ़ोगे तो आपको 11 कोकोनट मिलेंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ क्लाइंबिंग आवर्स टुवर्ड्स ट्रीज जो है, अगर वो 8 या उससे कम है तो x = c है। समझ में आगे कहानी। और अगर आप 8 से ज्यादा घंटे चढ़ते हो तो c की वैल्यू, ये जो फंक्शन गिवन है आपको, ये वाला फंक्शन जो गिवन है, इससे कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर है कहानी? कहता हाँ जी। हाउ मेनी आवर्स शुड मिस्टर स्पेंड क्लाइंबिंग ट्रीज, तो पेड़ों पे चढ़ने में कितना समय लगाना है। क्वेश्चन होपफुली सबको क्लियर होगा। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो आंसर तो बहुत इजी तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्लीज स्क्रीन पे देखते रहिए। मैंने कहा जी टोटल टाइम आपके पास कितना है, 24 घंटे है। उसमें से आपको बीच पे बिताना है और कोकोनट की क्लाइंबिंग पेड़ों पे चढ़ने के लिए निकालना है। कहता है केस 2 बनाए, केस 1 केस 2। प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा केस 1 केस 2 कैसे है। केस 1 कहता है अगर x इज लेस देन 8 और x क्या है, आवर्स फॉर क्लाइंबिंग, देन ही अर्न्स x कोकोनट। और अगर x की वैल्यू 8 से ज्यादा है केस 2 में, तो ही अर्न्स दिस मच कोकोनट। ये हमको समझ में आ गया। अब मैंने आपको समझाने के लिख दिया, जो मैंने ओरल बताया था वो मैंने लिख भी दिया। कहते क्या लिख दिया, अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो, मतलब आप 1 घंटा पेड़ पे चढ़े, तो कोकोनट कितने मिलेंगे, 1। टोटल कितना टाइम था, 24 में से 1 घंटा आप कहाँ गए, पेड़ पे। 23 घंटे क्या किया, लाइंग ऑन द बीच। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 23। क्लियर है। अगर आप x की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं तो 1 घंटा पेड़ पे चढ़े तो 1 आपको कोकोनट मिल गया। 23 घंटे बचे हुए आपने क्या किया, लाइंग ऑन द बीच किया। यूटिलिटी फंक्शन क्या है, मिनिमम ऑफ L, C, मिनिमम ऑफ L, C। तो मिनिमम ऑफ L, C 23,1 में मिनिमम क्या, 1। एग्री करते हो? तो यूटिलिटी इस तरीके से आ रही है। अगर आपने 2 घंटे स्पेंड करे पेड़ों पे तो आपको x की वैल्यू 2 फील हुई, कोकोनट मिले 2 घंटे पेड़ पे, 24 में से 2 चले गए, कितने बचे, 22। तो 22 घंटे लाइंग ऑन द बीच, तो आपकी यूटिलिटी आई 22,2 में से। तो इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी 8 आ रही है। तो अगर फर्स्ट केस में आप देखते हो, तो आपकी मैक्सिमम जो यूटिलिटी है वो कितनी आएगी, 8 आएगी, अगर आप 8 घंटे स्पेंड करेंगे तो। क्लियर है? अगर हम चलते हैं केस नंबर 2 पर, अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। हमने कहा अगर यूटिलिटी, अगर आप 8 से ज्यादा घंटे स्पेंड करते हो, हमने कहा फॉर एग्जांपल 9 आवर्स स्पेंड करें, अगर हमने 9 घंटे स्पेंड करे तो C कितना होगा, कोकोनट कितने मिलेंगे, उस फंक्शन से मिलेंगे, दैट इज 8 + 3x - 8। तो x से बदले लिख दिया आपने 9। तो यहां से इसको सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आया, दैट कम्स टू 9.5। 9 घंटे आपने पेड़ पे चढ़े, 24 में से 9 गए, आंसर आया 15। तो 15 विल बी लाइंग आवर्स ऑन द बीच। तो 15 और 9.5 में है ना, 15 और 9.5 में छोटा कौन, 9.5। तो यहां से ये बात तो हमको 100% समझ में आ गई कि दिस इकोनॉमिक एजेंट, दिस कंज्यूमर विल गो फॉर केस नंबर 2 ओनली। ये कभी भी केस नंबर 1 पे नहीं जाएगा। कहता क्यों नहीं जाएगा, केस 1 की तो हाईएस्ट यूटिलिटी कितनी है, 8 है,
और केस नंबर 2 में 9.5 भी आ गई, इससे बढ़ भी सकती है पर 9.5 तो दिख ही नहीं हमको आते ही। तो केस नंबर 1 पे उसका ऑप्टिमल चॉइस कभी भी लाई नहीं करेगी, तो केस नंबर 2 पे ही ऑप्टिमल चॉइस आपको लाई करनी पड़ेगी। इतनी बात सबको समझ में आती है? कहता है यस सर, इतनी बात समझ में आती है। नाउ द क्वेश्चन इज, इस बंदे का यूटिलिटी फंक्शन क्या है? कहता है इस बंदे का जो यूटिलिटी फंक्शन है, इज मिनिमम ऑफ L, C. What is the equilibrium condition for this type of utility function? कहता है L is equal to C. तो ये बात समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो L is equal to C है। कहाँ लगाओगे, केस 1 में या केस 2 में? कहता है केस 2 में लगाएंगे। 1 तो रिजेक्ट हमने वैसे कर दिया, तो L is equal to C की इक्विलिब्रियम कंडीशन केस 2 में उठा के लगा देते हैं। देखो ध्यान से, तो L is equal to C, कहता हाँ जी केस 2 में लगानी है। केस 2 में आप कितने नंबर ऑफ आवर्स, कितने नंबर, देखो 24 घंटे पूरे थे? कहता हाँ जी। इसमें एक L है और एक X है, हमको X को फाइंड आउट करना है। तो L को मैं लिख सकता हूं 24 माइनस एक्स, चलेगा? L को लिख सकते हैं 24 माइनस एक्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मेरे पास यहाँ पे L इज इक्वल टू C किया, उसमें L के बदले दोस्त देखो मैंने क्या किया, L के बदले लिख दिया 24 माइनस एक्स। और कॉम्पोनेंट कितने मिलेंगे, वो फंक्शन गिवन है आपको 8 प्लस 3x माइनस 8 अपॉन में 2, ये फंक्शन है। इस इक्वेशन को हमने नॉर्मली सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आई 11.2, हमारे पास x की जो वैल्यू आई दैट इज 11.2। तो हमने 11.2 आवर्स पेड़ों पे चढ़ के स्पेंड करना है, ठीक है, क्लाइंबिंग के लिए। तो ऑप्शन सी आपको दिखेगा, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा 11.2, दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये रहा 11.2, तो सी ऑप्शन इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आती है दोस्त यहां तक की कहानी? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 अगेन स्टार रेटिंग पर क्वेश्चन है जी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कहता है। कंसीडर मिस बिजली, ठीक है, नाम ही जी बिजली है इनका। कंसीडर मिस बिजली whose utility function is minimum of E, W, minimum of E, W। E का मतलब क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, E स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एंड W स्टैंड फॉर द कंजम्पशन ऑफ विजेट्स, जो भी चीज है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक अदर गुड्स है। सपोज देखो क्या बोलता है, सपोज इनकम 10 रुपए है एंड द प्राइस ऑफ विजेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर 1। तो दोनों की कीमत, दोनों का प्राइस 1 रुपी ईच है। अब रुपी नहीं दिया तो 1 यूनिट मान लेते, तो 10 यूनिट्स मन इनकम है और 1 यूनिट या 1 रुपी जो भी आप कहना चाहें, तो 1 यूनिट दोनों का प्राइस है। क्लियर है कहानी? अच्छा क्वेश्चन इतने अगर हम पढ़े दोनों का आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं ना, कैसे कैसे निकलेंगे? हाँ जी, तो क्वांटिटी कैसे निकलेगी भाई, दोनों का डिमांड फंक्शन आपको पता है इस यूटिलिटी फंक्शन के लिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी का और विजेट्स का क्या होगा, m अपॉन में P1 प्लस P2 होगा, नहीं होगा? m अपॉन में P1 प्लस P2, व्हाट इज m? 10, व्हाट इज P1? 1, व्हाट इज P1? P2 1, तो 5,5। तो इस समय इसका ऑप्टिमम बंडल जो आ रहा है वो 5,5 आ। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसमें हमको दोनों का ऑप्टिमम बंडल दिखाई दे रहा है 5,5। ठीक, आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं आगे देखिए। इन ऑर्डर टू कर्ब, मतलब रिड्यूस करना चाहते हैं मिस बिजलीज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को कम करने के वास्ते इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डिसाइड्स टू इंपोज अ सरचार्ज ऑफ ₹1 ऑन एवरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन एक्सेस ऑफ 4 यूनिट्स। कि अगर तो भैया 4 यूनिट से ज्यादा अगर जितनी भी आप बिजली कंज्यूम करोगे यूनिट्स, जो एक्स्ट्रा वाली होगी उसके ऊपर ₹1 का सरचार्ज लगेगा। मुद्दे की बात यह है 4 यूनिट तक का प्राइस जो है बिजली का वो ₹1 है, और 4 से ऊपर जब आप परचेज करोगे तो बिजली का प्राइस विल बी 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
₹4 तक, 4 यूनिट्स तक अगर बिजली परचेज करोगे तो ₹1 पर यूनिट लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। 4 के ऊपर परचेज करोगे तो एक्स्ट्रा वाले का ₹2 प्राइस। फॉर एग्जांपल आपने 6 यूनिट्स परचेज करे इलेक्ट्रिसिटी के, तो शुरू के 4 का प्राइस तो ₹1 रहेगा और बाद के 2 यूनिट्स का प्राइस ₹2 आ जाए। इतनी बात क्लियर है? कहता है व्हाट इज द रिजल्टिंग रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में कितना फॉल आएगा, कितना रिड्यूस होगा। क्वेश्चन इज क्लियर? अब मेरी एक बात समझो, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। ये उसके लिए है, यहाँ एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिसिटी दिखाई, यहाँ पे डब्ल्यू दिखाया जी। तो E इज इक्वल्स टू W, है ना, ये उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये उसकी बजट लाइन है नॉर्मली, ये उसकी नॉर्मल बजट लाइन है जी, और यहाँ पे उसका IC आ जाएगा ऐसे, और उसका जो इक्विलिब्रियम इस समय आ रहा है 5,5 पे आ रहा है ना। तो बिफोर दिस सरचार्ज इम्पोजिशन, इसको इम्पोज होने से पहले उसका जो क्राइटेरिया था वो इस तरीके का था। बट नाउ द बजट लाइन इज नॉट लीनियर, अब उसमें किंक लग गया है ना। बजट लाइन में किंक कैसे लगा, देखिए ध्यान से। प्लीज यहां देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं PW, जब तक तो देखो दोस्त इसका प्राइस 4 है, 4 यूनिट्स है सॉरी, तब तक तो प्राइस 1 है, और विजेट्स मैक्सिमम कितने ले सकते हो, कहते 10। तो एक बात बताइए, अगर आप 4 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की परचेज कर रहे हो, इफ यू आर कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ₹1 के हिसाब से आएगी, आप विजेट्स कितना परचेज कर सकते हो, कहता है 6। तो यानी कि एक पॉइंट तो ये होगा, देखो दोस्त, तो यहां तक की तो जो बजट लाइन होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन अब सुनना ध्यान से, इसके बाद की आप कहानी करोगे। अब आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कितनी परचेज कर सकते हो, ये बताओ। आपके पास टोटल ₹10 है, टोटल ₹10 आपके पास है, इसमें से आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कितनी परचेज कर सकते हो भाई, 4 यूनिट्स लिए एट द रेट ऑफ 1, तो ₹4 तो यहां खर्च हो गए। कितने पैसे बचे भैया रिमेनिंग, ₹6। रिमेनिंग पैसे कितने बचे, ₹6 बचे, नहीं बचे। ₹6 में एट द रेट क्या मिलेगी, कहता ₹6 में तो एट द रेट 2 मिलेगी। टोटल आपके पास ₹10 है, टोटल आपके पास ₹10 है। अगर सारा पैसा आप इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर देंगे, शुरू की 4 यूनिट्स पे आपको ₹4 खर्च करने पड़ेंगे, बचे ₹6। ₹6 में कितनी आएगी, कहता 3 आएगी ₹2 के हिसाब से। तो 3 यूनिट्स यहां से मिलेगी, तो टोटल बिजली कितनी मिल सकती है आपको, 7 यूनिट्स। तो जो इंटरसेप्ट पुरानी बजट लाइन में 10 का था, है ना, यहाँ देखिए प्लीज, जो यहाँ पे 10 का इंटरसेप्ट था पुरानी बजट लाइन में, अब वो जो इंटरसेप्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 7 का। तो यहाँ पे जो मेरी बजट लाइन है दोस्त, वो कैसी हो जाएगी, रिलेटिवली स्टीप हो जाएगी, और बजट लाइन में किंक लग जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? बजट लाइन में क्या लग जाएगा दोस्त, किंक लगने वाला है। लेकिन उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन तो कभी नहीं बदल सकती ना, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन तो वही रहेगी, E इज इक्वल टू W। उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन वही रहेगी, E इज इक्वल टू W, क्योंकि इसका यूटिलिटी फंक्शन जो गिवन है वो मिनिमम फंक्शन गिवन है। तो उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर मैं देखूंगा, इट पासेस थ्रू समथिंग हियर। उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन तो कुछ ऐसी जाएगी यहाँ से, है ना। तो आज फेयर करता हूँ थोड़ा सा मैं, यहाँ पे देखना प्लीज ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए प्लीज, यहाँ मैंने फेयर डायग्राम बनाए हुए। पहले बिफोर मतलब जब तक ये टैक्स वगैरह इम्पोज, ये सरचार्ज इम्पोज नहीं हुआ था, मनी इनकम 10 थी, P1 P2 बराबर था, W 5 था, E 5 था, ठीक है जी। तो ये हमने डायग्राम अभी देख भी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऑलरेडी हम ऊपर करके आए हैं। राइट वाला डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बजट लाइन में किंक लगा हुआ है 4,6 पर, और लेकिन उसका इक्विलिब्रियम तो वहीं आएगा ना भैया जहां उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बजट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसका इक्विलिब्रियम तो वहीं आएगा
जहां उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बजट लाइन को टच करेगी, दैट इज ये वाला पॉइंट ई। यहां पे मुझे ये वाले पॉइंट ई इज द सॉल्यूशन हियर। लेकिन आप ई अगर की बात करते हो तो आप यहाँ पे कहते हो जी मेरे को डिमांड फंक्शन लगाना पड़ेगा। डिमांड फंक्शन आप लगाओगे तो सही एम अपॉन में P1 प्लस P2, एम अपॉन में P1 प्लस P2 लगाओगे तो हाँ, लेकिन डिफरेंट तरीके से लगेगा। डिफरेंट तरीके से क्यों लगेगा सुनिएगा बेटा। सरचार्ज जो एप्लीकेबल है वो कब एप्लीकेबल है ये बताइए। एक तो ये बात समझ में हमको 100% आ रही है कि जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है वो सरचार्ज वाली रेंज पे आ रहा है, मतलब ही इज कंज्यूमिंग मोर देन 4, वो तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है बिकॉज 4,6 पे तो किंक लगा है, 4,6 पे तो किंक लगा है। और 4,4 तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है 4,4 जो ब्लू कलर से मैं डार्क कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ से जो इंडिफरेंस कर्व जा रहा होगा वो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। तो यानी कि 4,4 से तो वो ऊपर जा रहा है, तो वो डेफिनेटली सरचार्ज तो पे कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 4 यूनिट से ज्यादा है। अब मेरी एक बात सुन, अगर 4 यूनिट से ज्यादा वो कंज्यूम कर रहा है तो 4,4 तो वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। देखिए सो 4,4 ऑलरेडी कंज्यूम्ड, 4 यूनिट्स बिजली की और 4 यूनिट्स विजेट्स की वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। तो कितने पैसे खर्च हो गए? 1-1 रुपए का प्राइस है, 8 रुपए खर्च हो गए। कितनी इनकम बची? 10 रुपए इनकम थी, 8 रुपए खर्च होगी, कितनी बची? कहते 2 रुपए बची। तो 2 रुपए को अब हमने एलोकेट करना है, अब हमने 2 रुपीज को एलोकेट करना है। अब देखो ध्यान से, 2 रुपीज को जब आप एलोकेट करोगे तो अब 2 रुपए जो हमारे पास रिमेनिंग मनी इनकम बची है, रिमेनिंग जो 2 रुपए हमारे पास है उसको देखना है कितना इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम करना है, पैसे एक्सपेंडिचर करना है, कितने विजिट्स में करनी है। देखो जी ध्यान से, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड फंक्शन क्या है? एम अपॉन में P1 प्लस P2, एम अपॉन में P1 प्लस P2। व्हाट इज एम? 2 रुपए। P1 प्लस P2, P1 नाउ 2। अब तो 4 यूनिट से ज्यादा बिजली का प्राइस कितना है? 2 रुपए है। और विजिट्स का कितना? एम अपॉन में P1 प्लस P2, ऐसे ही आएगा। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 2/3 यूनिट्स और ये आया 2/3 यूनिट्स। लेकिन प्राइस कितना कितना है? एट द रेट ऑफ 2, एट द रेट ऑफ 1। तो ये कितने रुपए आ गए दोस्त मेरे पास? 4/3। और ये कितने आ गए मेरे पास? 2/3। और इन दोनों का आप सम अप करिए, 4/3 प्लस 2/3 दैट कम्स टू 3 ऊपर 6। तो देखो ये 2 रुपए आ गए नहीं आ गए। तो 4 यूनिट्स तो खरीद ही चुका है। रिमेनिंग 2 रुपए में से, रिमेनिंग 2 रुपए में से बिजली कितनी खरीदेगा? हाँ जी, रिमेनिंग 2 रुपए में कितनी बिजली खरीदेगा? 2/3 यूनिट्स। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी उसने कितनी परचेज करी? 4 यूनिट्स प्लस 2/3 यूनिट्स। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो उसने परचेज करी है, हाँ जी, वो कितनी परचेज करी है? 4 यूनिट्स प्लस 2/3 यूनिट्स, दैट कम्स टू 14/3 यूनिट्स। तो टोटल सरचार्ज लगने के बाद जो बिजली खरीद रहा है दैट इज 14/3। ऑब्वियसली दिस 14/3 इज लेस देन 5। 5 इज द अर्लियर कंजम्पशन जब सरचार्ज नहीं था। तो सरचार्ज के बाद वो 14/3 ले रहे हैं और पहले 5 लेता था, तो फॉल तो हुआ है। कितना फॉल हुआ है? 5 माइनस 14/3। तो 5 माइनस 14/3 अगर आप यहाँ पे करेंगे, 5 माइनस 14/3 दैट इज 1/3। तो 1/3 यूनिट से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन फॉल कर जाएगी। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए जी, ऑप्शन नंबर सी है ये रहा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इट इज डिक्रीज बाय 1/3 यूनिट्स। क्लियर है जी? तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, ठीक है, बीच में सारे मैथमेटिक्स वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। देखो जी, अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, अब थोड़े से मैक्रो आ रही है, मैक्रो में रीजंस के साथ हमको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा प्लीज। कहता है क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। LM कर्व विल शिफ्ट, LM कर्व शिफ्ट कर रहा है कब? लेफ्ट। LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है इफ द प्राइस लेवल फॉल्स।
अगर प्राइस लेवल फॉल करे एंड क्वांटिटी ऑफ मनी स्टैंड फॉर नॉमिनल मनी हियर हेल्ड कांस्टेंट, कहते हैं प्राइस को आप कम कर दीजिए, नॉमिनल मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखिए, तो आपका जो LM है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। अरे भैया कैसे कर सकते हैं, जब M कांस्टेंट है प्राइस फॉल करेगा तो रियल मनी सप्लाई विल इंक्रीज, और जब रियल मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो LM फंक्शन शिफ्ट्स राइट। सबने पढ़ा हुआ अपना, भाई प्राइस फॉल हो रहा है, नॉमिनल मनी सप्लाई कांस्टेंट है, तो रियल मनी सप्लाई फॉल एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द रियल मनी सप्लाई LM शिफ्ट राइटवर्ड। तो ये पहली ऑप्शन तो भैया हमारी गलत हो गई। बी पे आते हैं, LM शिफ्ट लेफ्ट इफ द प्राइस लेवल हेल्ड कांस्टेंट, कहता है प्राइस को अगर कांस्टेंट रखे और क्वांटिटी ऑफ मनी राइज कर दे। भाई क्वांटिटी ऑफ मनी तुम राइज करोगे, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, इट आल्सो इंक्रीजेस द रियल मनी सप्लाई, ये भी मेरे रियल मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, और अगेन LM राइट में शिफ्ट करेगा, तो ये भी लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होगा, इट इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, सी पार्ट पढ़िए, LM शिफ्ट राइटवर्ड, LM राइट में शिफ्ट होगा इफ प्राइस लेवल फॉल्स, अगर प्राइस लेवल फॉल कर रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चे प्राइस लेवल फॉल करेगा तो रियल मनी सप्लाई बढ़ रही है, एंड और क्वांटिटी मनी इंक्रीजेस, कहता है प्राइस फॉल करे इसके साथ M बढ़ जाए या M बढ़ जाए, ऑब्वियसली M का बढ़ना और प्राइस का गिरना दोनों ही चीज रियल मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, और दोनों ही वजह से हमारे पास LM राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो C इज द राइट आंसर। फिर भी D एक बार पढ़ लेते हैं, LM शिफ्ट राइट, कहता है LM राइट में शिफ्ट होता है अगर प्राइस लेवल बढ़ता है, अगर प्राइस लेवल बढ़ता है और M को सेम रखते हैं, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो रियल मनी सप्लाई कम होगी, LM शिफ्ट लेफ्टवर्ड, तो इस केस में लेफ्टवर्ड होगा, तो D इज आल्सो रॉन्ग। तो इन क्वेश्चन नंबर 24 C इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखो जी क्या कहते हैं, एंड डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल कम हो रहा है, डिक्रीजेस द रियल मनी सप्लाई। पहली बात देखो जी, M/P ये होता है जी हमारा रियल मनी सप्लाई, कहता है अ डिक्रीज, ये कहता है एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल मेरा इंक्रीज हुआ, कहता है ओके, डिक्रीज द रियल मनी सप्लाई, यस बिल्कुल, अभी तक की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इसकी, इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, डिक्रीज द रियल मनी सप्लाई, ठीक है, शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड, कब जैसे वर्ड आया शिफ्ट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। कहता क्यों फॉल्स हो गई भैया, मेरी बात समझिए, आपको याद दिलाता हूं एक चीज, आपको डेरिवेशन याद है एडी की, कहता हाँ जी याद है, देखो जी क्या होती थी, हम कहते थे हमारे पास एक गिवन प्राइस लेवल है, उस पर ये LM है, ये IS है, LM1 IS1, ये इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस इनकम है, ये पॉइंट होता था। फिर हम कहते थे कि भैया हमारा प्राइस लेवल फॉल कर गया है, प्राइस लेवल फॉल होने से रियल मनी सप्लाई बढ़ती थी, LM फंक्शन राइट में शिफ्ट होता था, और हमारे पास Y2 आता था, तो ये वाला पॉइंट आता था, इन दोनों को ज्वाइन करते थे तो हमारे पास AD आता था, याद है कहानी। तो जब प्राइस लेवल बेटा फॉल करता है, रियल मनी सप्लाई बढ़ती है, वो तो AD के ऊपर मूवमेंट हो रही है, यू कैन से देयर इज अ मूवमेंट ऑन द सेम एग्रीगेट डिमांड कर्व, इट विल नॉट शिफ्ट द AD, यहाँ पे AD शिफ्ट नहीं करेगा। समझ में आती है दोस्त कहानी, क्योंकि AD शिफ्ट कब होगा, जब AD शिफ्ट कब होगा, यहाँ प्राइस है, यह आउटपुट है, AD कब शिफ्ट होगा, जब प्राइस सेम रहे आउटपुट बढ़े, सेम प्राइस पे आउटपुट बढ़ेगा तो ही तो AD शिफ्ट होगा, या तो प्राइस को फॉल करके आप आउटपुट बढ़ा रहे हो ना, तो ये तो फिर मूवमेंट होगी ना, तो यहाँ पे ये शिफ्ट वर्ड है वो गलत हो गया, तो ए पार्ट रिजेक्ट। बी क्या कहते हैं, चेंज इन द स्लोप ऑफ AD कर्व एट ईच इनकम लेवल, कहते हैं एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, जब प्राइस लेवल बढ़ेगा, जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो स्लोप ऑफ AD कर्व चेंज हो जाएगी एट ईच इनकम लेवल, हर इनकम लेवल पे, हर पॉइंट पे, देखो कहते हैं इसके हर पॉइंट पे, पूरे AD के हर पॉइंट पे स्लोप बदल जाएगी। क्यों बदलेगी, AD ही नहीं बदला, AD में शिफ्ट ही नहीं लगा, तो जो पहले था अभी भी वही एज इट इज है, तो जब AD ही चेंज नहीं हुआ तो हमको कैसे पता कि जो नया शिफ्ट लगा वो स्टीपर है या फ्लैटर, वी डोंट नो, पहले भी वही कर्व था अभी भी वही कर्व, देयर इज सिंपली मूवमेंट अलोंग द कर्व, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा रिजेक्ट हो गया जी। तीसरा कहता है
इंक्रीज इन रियल मनी सप्लाई, कहता है प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऊपर पढ़ो क्या कहता है, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, प्राइस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस द रियल मनी सप्लाई, ये तो बोली गलत रहे भाई, एम अपॉन पी में अगर पी बढ़ेगा तो ये तो फॉल करेगा, तो रियल मनी सप्लाई मेरा क्या होता है, फॉल करता है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन रियल मनी सप्लाई लिखा है, ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कहते हैं नन ऑफ द अबव चॉइस इज करेक्ट, तो भैया यही ठीक लग रहा है, कोई सच्चा नहीं है इसमें से, तो हम डी को ही सिलेक्ट कर देंगे। ओके जी, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। देखो 26 क्वेश्चन क्या कहता है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, आपने पढ़ा है सेमेस्टर 3 के दौरान, कंजम्पशन थ्योरीज पढ़ी होगी। तो अब ये क्वेश्चन देखो दोस्त, समझ उसी को आएगा जिसने थ्योरी पढ़ी है, जैसे थ्योरी ही नहीं पढ़ी तो फिर वहां पे बीन बजाना कोई सेंस ही नहीं बनती दोस्त, ठीक है। सुनिए ध्यान से क्या कहता है, कहता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, सॉरी द लाइफ साइकिल परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आपको याद है क्या कहता था, कहता है जो आपकी परमानेंट इनकम है आप उसको तो पूरा खर्च करो, और जो आपके टेम्परेरी इनकम है, ट्रांजिटरी इनकम है, उसमें से आप कुछ भी मत खर्च करो, याद है कहानी, उसको सेव करो, बेसिकली थ्योरी ये कहती थी। वहीं से क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपसे, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ परमानेंट इंक्रीज इन इनकम, जो इनकम आपकी परमानेंट इंक्रीज हुई है उसमें से कितना खर्च करो, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब एमपीसी इज 1 is close to 1 and close to dash to the temporary increase in income, जो आपकी टेम्परेरी इनकम बढ़ी वो कहते हैं उसमें मत खर्च करो, तो नेग्लिजिबल खर्च करने में बोलते थे 0, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बी ऑप्शन। तो थ्योरी आप पढ़ेंगे तो दोस्त आपको याद भी आ जाएगा, अगर आपको थ्योरी नहीं याद है तो फिर यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो जी 27 थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझना प्लीज इसको। कहता है Keynesian argued that monetary policy was ineffective during the Great Depression। कहता है मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव थी ग्रेट डिप्रेशन के अंदर, जो आपने 1929 से 33 वाला देखा हुआ है। दोस्त देखो आपको जो डॉन कुछ पढ़ाई गई सेमेस्टर्स के अंदर, वहां पे एलएम हॉरिजॉन्टल बनाया जाता था, कहता हाँ जी, कहता है इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा कम हो गया था कि वो अपने इरिड्यूसिबल लेवल पे आ गया था। अब मॉनेटरी एक्सपेंशन होता भी था अब मॉनेटरी एक्सपेंशन होता भी था तो इंटरेस्ट रेट फॉल नहीं करता था, तो इंटरेस्ट रेट फॉल ही नहीं कर रहा है, तो वो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का जो स्टेप 2 था, है ना, वो स्टेप 2 की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो प्रोसेस आप पहुंच ही नहीं पाते थे, ऐसा था या नहीं था। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है, प्लीज देखना ध्यान से, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी इतना कम है कि उससे कम हो ही नहीं सकता, तो उससे कम इंटरेस्ट हो नहीं सकता, है ना, उससे कम इंटरेस्ट हो नहीं सकता, तो इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। तो जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन आप लिखते थे आई बार माइनस बी आई, उसमें से ये बी आई वाला एलिमेंट हट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरे पास आई बार ही रह जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स में से बी आई वाला एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। और जैसे ही वो एलिमेंट एलिमिनेट होगा तो मेरा आई एस कर्व देखो कैसा होएगा, देखिए प्लीज। ये y है, ये I है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। हमने कहा लेट अस सपोज एक इंटरेस्ट रेट है I, लेट अस सपोज एक इंटरेस्ट रेट है I, और वहां पे ये इनकम है, सॉरी I1 इंटरेस्ट रेट पे ये आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है A1, ये आपकी 45 डिग्री लाइन y इज इक्वल्स टू A, और ये आपकी इनकम है, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट आ गया आपके पास, एक इंटरेस्ट रेट है, उस पर एक ए है, वहां से इक्विलिब्रियम इनकम आपके पास आ गई y1। अब यहां पे आप इंटरेस्ट के साथ जो मर्जी कर लो, इंटरेस्ट के साथ जो मर्जी कर लो, इन्वेस्टमेंट में चेंज तो आना ही नहीं है। कहता क्यों नहीं आना, बिकॉज नाउ द इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस ओनली, बीआई वाला कंसेप्ट हट चुका है यहाँ पे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट, है ना। क्योंकि मार्केट में इतना कम इंटरेस्ट रेट है
कि उसका इम्पैक्ट गुड्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, प्लीज सुनना मेरी बात ध्यान से, इंटरेस्ट आप कम भी कर लोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कहते नहीं बढ़ेगी। तो जब अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम भी कर दिया, ऑल्दो इरिड्यूसिबल लेवल है, फिर भी अगर आपने कम भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट विल नॉट इंक्रीज, कहता बिल्कुल इन्वेस्टमेंट विल नॉट इंक्रीज, सो ए विल नॉट शिफ्ट अपवर्ड। तो ना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ना ही ए अपवर्ड शिफ्ट होगा, और ए अपवर्ड शिफ्ट नहीं होगा तो फिर इनकम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इनकम हमारी सेम रहेगी। तो मेरे पास यहाँ से आईएएस जो है दैट विल बिकम वर्टिकल, तो आईएएस जो है वो मेरे पास वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी। और एलएम की अगर आपको शेप याद हो, एलएम की शेप याद हो, किनीजियन रेंज ऑफ एलएम, एलएम पहले हॉरिजॉन्टल होता है, फिर वर्टिकल अपवर्ड होता है, फिर वर्टिकल होता है। तो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल सेक्शन था, इसको आप बोला करते थे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ एलएम को बोलते थे किनीजियन रेंज ऑफ एलएम। याद है कहानी? आज ऑप्शंस की तरफ चलते हैं एक बार। कहते हैं आईएएस कर्व वाज वर्टिकल। हाँ, इतनी स्टेटमेंट तो दोस्त आपकी ठीक लग रही है। एंड स्टक एट अ लो लेवल ऑफ इनकम, और कहता है लो इनकम पे फंस गया है। सही लग रही है स्टेटमेंट, आगे पढ़ लेंगे अभी तक, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी ठीक लगी हमें। बोथ आईएएस एंड एलएम आर वर्टिकल, नहीं जी दोस्त, ये स्टेटमेंट तो गलत है। एलएम वर्टिकल नहीं होता, एलएम हॉरिजॉन्टल होता है। आईएएस कर्व कॉन्टिन्यूसली शिफ्टिंग व्हाइल एलएम कर्व इज वर्टिकल, एलएम कर्व इज वर्टिकल, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो बी और सी दोनों गलत स्टेटमेंट हो गई। ए इज फाइन, तो ए विल बी द राइट आंसर, तो ए विल बी द राइट आंसर। आईएएस कर्व मेरा वर्टिकल है और वो लो इनकम पे स्टक हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। क्लियर? क्वेश्चन 28 है दोस्त, देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें समझाने का नहीं है। कहता है इन द बाउमल-स्टॉबिन मॉडल ऑफ मनी डिमांड, आपने मनी डिमांड थ्योरीज पढ़ी है। कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड ऑब्वियसली हाफ होती है और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी माइनस हाफ होती है। कहता है क्यों होती है दोस्त, ये आप अपनी बेसिक वीडियोस में या बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी हाफ होती है और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी माइनस हाफ हमारे पास रहेगी। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए एक बार दोस्त, 29th क्वेश्चन देखिएगा। द मनी मल्टीप्लायर इज डैश इन द रिजर्व डिपॉजिट एंड डैश इन द कैश डिपॉजिट। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर सबको पता है, फॉर्मूला सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा, मैंने फिर भी लिख दिया है। मल्टीप्लायर देखो, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई द मॉनेटरी बेस वेयर द मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन सी प्लस थीटा 1 माइनस सी, ये होता है। और जिसमें थीटा क्या होता था, रिजर्व डिपॉजिट्स, और सी क्या होता था, कैश डिपॉजिट। जिसको नहीं आता है वो बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, सेमेस्टर 2 की यूट्यूब पे भी पड़ी है, फ्री वीडियो है मेरी, देख लीजिएगा जाके। अब दोस्त हमको इतना पता है, अगर ये थीटा बढ़ेगा, इफ द थीटा इंक्रीजेस, थीटा इज इन डिनोमिनेटर, तो थीटा बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर कम होगा। तो थीटा के बढ़ने पे मल्टीप्लायर कम होगा। तो जो हमारे पास रिजर्व डिपॉजिट है उसमें तो आया जी डिक्रीजिंग, उसमें तो आया हमारे पास डिक्रीजिंग। अब बात आती है जी कैश डिपॉजिट, सी के लिए बताओ। सी में जज करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मेरे को, एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है डिनोमिनेटर में, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। तो जब मेरे को कंफ्यूजन लगेगी आई विल यूज पार्शियल कैलकुलस यूज कर लूंगा। देखिए जी मैंने क्या किया, मल्टीप्लायर को स्मॉल एम से दिखाया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो विल गेट 1 अपॉन सी प्लस थीटा 1 माइनस थीटा सी, कुछ ऐसा आ गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको एक्स माना उसको कर देंगे, तो न्यूमरेटर में नेगेटिव आया है, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर लगाते तो पॉजिटिव होगा, और 1 माइनस थीटा इज मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज थीटा की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो नेट आंसर इज नेगेटिव। तो नेट आंसर इज नेगेटिव मींस मल्टीप्लायर और सी में भी रिलेशनशिप कैसा है दोस्त, इनवर्स है। ठीक है, तो दोनों ही चीज हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा, डिक्रीज। मल्टीप्लायर रिजर्व डिपॉजिट में भी डिक्रीज करता है और कैश डिपॉजिट में भी डिक्रीज करता है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्त, इन्वेस्टमेंट का टॉप क्वेश्चन है। कहते हैं डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक जो होता है इज डैश इन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। देखो जी, जितना कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, जितना मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़े कैपिटल का, आप कैपिटल ज्यादा लगाओगे, कहता है बिल्कुल लगाएंगे, तो इंक्रीज करता है।
तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने से कैपिटल का जो स्टॉक है वो इंक्रीज करता है। एंड डैश इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ कैपिटल। फ्यूचर प्राइस ऑफ कैपिटल, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप अभी खरीदेंगे ना, तो फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो कैपिटल का स्टॉक आज ही बढ़ जाएगा। और फ्यूचर में प्राइस आपको लग रहा है कम होने वाला है तो आज ही क्या करेंगे आप, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला तो आज आप डिमांड कम कर देंगे। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेसिकली, ठीक है। तो इसको इंक्रीजिंग बोला जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, है ना, कहते हैं डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इज इंक्रीजिंग इन द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो भी हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो भी हम क्या करेंगे, अभी स्टॉक खरीदेंगे, क्यों, फिर बाद में हमको महंगा मिलेगा। तो बाद में भी इंक्रीज करना है, तो आंसर इज ए। बट लेकिन लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो मैक्रो के, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती है, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद है जो आपने अपने सेमेस्टर के दौरान पढ़े तो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द DSC 2005, ठीक है जी। यहाँ पे आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास है राहुल सर लेंगे दोस्त, फ्राइडे को राहुल सर क्लास लेंगे 6:30 PM। राहुल सर विल टेक द क्लास 6:30 PM, ठीक है। तो 6:30 पे दोस्त वो क्लास लेंगे। सेम आईडी जो आपकी अभी है वो वहाँ पे रहेगी। अगर आप में से किसी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और फ्यूचर में आपके पास इंफॉर्मेशन चाहते हो आप आ जाए, तो इस नंबर पे आप मेरे को MA कुछ भी लिख के, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए। आई विल एड यू इन द माय ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट DSC 2005 पेपर। नेक्स्ट क्लास विल बी टेकन बाय राहुल सर फॉर मैथमेटिक्स 6:30 फ्राइडे, द डे आफ्टर टुमारो। परसों 6:30 बजे राहुल सर बेटा क्लास लेंगे और फिर वीकेंड पे फिर क्लास शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो कोई भी क्लास रिपीट नहीं है, जब भी क्लास का मैसेज आएगा तो वो न्यू टॉपिक का ही आएगा, ठीक है। तो 1 मंथ के हमने कहा है आपको कुछ क्लासेस देने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे हम क्लास देते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।